सभी दोस्तों को सादर नमस्कार। लास्ट चैप्टर में हमने एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड की एप्लीकेशन को MySQL डेटाबेस के साथ Node.js सर्वर पर होस्ट करना सीखा था। अब इस चैप्टर 3 में हम रजिस्ट्रेशन के साथ लॉगिन और लॉगआउट के सेटअप को अंडरस्टैंड करेंगे। इस सेटअप के साथ साथ एप्लीकेशन के ऑथेंटिकेशन में एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन का यूज करेंगे। इसके लिए बैकएंड में MySQL के साथ Node.js और TypeORM का यूज करेंगे और फ्रंट एंड में Next.auth का यूज करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम हमारी एप्लीकेशन का लाइव डेमो देखते हैं। अभी जो आपके स्क्रीन पर पेज दिखाई दे रहा है वो रजिस्टर पेज है। वास्तव में रजिस्ट्रेशन पेज से यूजर प्रोफाइल रजिस्टर होती है। अभी जो स्क्रीन पर फील्ड दिखाई दे रहे हैं, हम इनकी हेल्प से रजिस्टर, लॉगिन और लॉगआउट का फ्लो समझ सकते हैं और हमारी यूजर प्रोफाइल में ये फील्ड ही मैंडेटरी हैं। इसके बाद अभी जो आपकी स्क्रीन पर पेज दिखाई दे रहा है वो लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज में क्रेडेंशियल डालने के बाद जब हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो हम डैशबोर्ड पेज पे पहुंचते हैं। यहाँ सिंपली एक मैसेज शो हो रहा है। एक पेज न्यूज़ आर्टिकल्स का है। न्यूज़ आर्टिकल्स पेज में जो डमी न्यूज़ आर्टिकल दिखाई दे रहे हैं, इन्हें गेट करने की एपीआई हमने लास्ट चैप्टर में क्रिएट की थी। अभी हमने सिर्फ उस लिस्ट को हमारे न्यूज़ टैब में शो किया है। इसके अलावा राइट टॉप साइड में यूज़र की इमेज, यूज़र का फर्स्ट नेम और उसका रोल टाइप शो हो रहा है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन में हमें लॉगआउट बटन शो होता है। लॉगआउट पर क्लिक करने पर हमारी इस एप्लीकेशन से हम लॉगआउट हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे फ्लो में एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन का यूज किया गया है। जब एक्सेस टोकन एक्सपायर होता है तो रिफ्रेश टोकन की हेल्प से न्यू एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन गेट किया जाता है। बैकएंड में रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन दोनों को सेव भी किया जाता है। लॉगआउट होने पर टेबल में ब्लैक लिस्टेड होते हैं और उसके बाद उन दोनों टोकन्स का कोई यूज नहीं होता। फ्रंट एंड में एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन का यूज करने के लिए Next.auth का यूज किया गया है। अभी इस प्रोसेस में हम Axios के थ्रू एपीआई को मैनेज करेंगे। इस पूरे फ्लो को समझने के लिए मैं फ्रंट एंड और बैक एंड के इस चैप्टर के कोड को भी पूरा लिखता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बैक एंड के कोड को अंडरस्टैंड करेंगे। Node.js की बैक एंड एप्लीकेशन में रजिस्टर और लॉगिन फ्लो को समझने के लिए हमने src फोल्डर में API, कॉन्फ़िग, एंटिटीज, मिडलवेयर, यूटिलिटीज फोल्डर बनाया है और server.ts एक फाइल बनाई है जो कि हमारी मेन फाइल है। इस फाइल को हम पिछले चैप्टर में भी एक्सप्लोर कर चुके हैं। कोड का स्ट्रक्चर समझने से पहले बैकएंड एप्लीकेशन में हमने कुछ न्यू पैकेज इंस्टॉल किए हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। JSON वेब टोकन, Bcrypt.js, एक्सप्रेस वैलिडेटर और क्लास वैलिडेटर। JSON वेब टोकन से हम वेब टोकन बनाते हैं। Bcrypt.js हमारे पासवर्ड को हैश पासवर्ड में चेंज करती है। एक्सप्रेस वैलिडेटर और क्लास वैलिडेटर दोनों हमारे कोड के वैलिडेशन को चेक करते हैं। क्लास वैलिडेटर TypeORM की एंटिटीज में जो वैलिडेशन लगाए हैं, जैसे कि ईमेल के लिए या न्यूमेरिक के लिए, उनको चेक करता है और एक्सप्रेस वैलिडेटर हमारे Node.js या Express.js के कोड में जो हमने ईमेल और न्यूमेरिक वैल्यू के लिए जो वैलिडेशन लगाए उनको चेक करता है। एक हमने JSON वेब टोकन का टाइप का पैकेज भी इंस्टॉल किया है। जैसा कि हम जानते हैं, dev डिपेंडेंसीज को हम -save-dev फ्लैग से इंस्टॉल करते हैं ताकि वो package.json फाइल में dev डिपेंडेंसी सेक्शन में ऐड हो। और फिर जब हम हमारे प्रोजेक्ट को Node.js सर्वर पर इंस्टॉल करते हैं तो हम केवल डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करते हैं, वहां dev डिपेंडेंसीज का कोई रोल नहीं होता। इस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट की साइज हम रिड्यूस कर पाते हैं। सबसे पहले हम server.ts फाइल को एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लाइन नंबर 9 तक यहाँ कुछ इंपोर्ट्स हैं। उसके बाद लाइन नंबर 16 पर हमने एक्सप्रेस फंक्शन की हेल्प से ऐप नाम से इंस्टेंस बनाया है। इस पॉइंट पर मैं एक बार क्लियर करना चाहूंगा कि एक्सप्रेस Node.js का एक फ्रेमवर्क है, तो एक्सप्रेस को यूज लेते हैं, इसका मतलब है हम Node.js को ही यूज लेते हैं। जिस तरीके से फ्रंट एंड में
रिएक्ट जेएस को यूज लेने का मतलब है कि उसके बिहाइंड द सीन हम जावा स्क्रिप्ट को यूज ले रहे हैं। लेकिन कोड जावा स्क्रिप्ट में कुछ कोड लिखना ज्यादा टिपिकल है बजाय रिएक्ट जेएस में किसी कोड को लिखना। उसी तरीके से प्योर नोड जेएस में कोई कोड लिखना ज्यादा टिपिकल है बजाय एक्सप्रेस जेएस में, क्योंकि एक्सप्रेस जेएस में नोड जेएस के कुछ फंक्शंस के कोड ऑलरेडी बने होते हैं। इस वजह से हम हमारे प्रोजेक्ट्स में नोड जेएस के साथ एक्सप्रेस जेएस का यूज करते हैं। लाइन नंबर 17 पर हमने express.json फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ फ्रंट एंड की ओर से आने वाले सभी जेसन ऑब्जेक्ट को पार्स करके Node.js में यूज लेने लायक बनाते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो request.body करने पर हमें अनडिफाइंड शो होता है। इसी तरीके से कुकीज को पार्स करके Node.js में यूज लेने लायक बनाने के लिए हमने कुकी पार्सर फंक्शन का यूज किया है। लाइन नंबर 20 पर हमने डिफॉल्ट पोर्ट सेट किया है। उसके अलावा लाइन नंबर 23 से 51 तक हमने हमारी एप्लीकेशन में यूज होने वाले कोड्स को मैनेज किया है। यहाँ हमने हमारी आवश्यकता के अनुसार कुछ लाइव सर्वर के और कुछ लोकल होस्ट के डोमेन को एक्सेस दिए है। इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा पुराने चैप्टर्स में कर चुके हैं। इसके बाद लाइन नंबर 59 पर हमने वेलकम मैसेज प्रिंट करवाया है ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लाइन नंबर 67 और 68 पर हमने आर्टिकल और ऑथ से रिलेटेड राउट को ऐड किया है। लाइन नंबर 71 पर हमने राउट नॉट फाउंड रेस्पॉन्स को मैनेज किया है। अगर कोई गलती से या जानबूझकर हम ऐसा राउट यूज करते हैं जो कि अभी तक हमने हमारी एप्लीकेशन में नहीं बनाया है, उस केस में हमें राउट नॉट फाउंड का मैसेज इस कोड की हेल्प से मिलेगा। इसके बाद लाइन नंबर 80 पर हमने ग्लोबल एरर हैंडलर को मैनेज किया है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने process.env की हेल्प से जब हम डेवलपमेंट मोड में रहेंगे तो हम एरर मैसेज को और एरर स्टेक्स को इजीली कंसोल कर पाएंगे। अदरवाइज हमने जो एरर को मैनेज करने के लिए फंक्शन यूज किया है उसका लाइन नंबर 85 पर यूज किया है। उसके बाद में सिंपली हमें एप्लीकेशन के पोर्ट को लिसन किया है और लास्ट में अगर कोई एरर आती है तो हमने हमारे प्रोजेक्ट को एग्जिट फंक्शन की हेल्प से स्टॉप कर दिया है। उसके बाद हम यूटिलिटी फंक्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले ऐप एरर क्लास को देखते हैं। दोस्तों, बिजनेस लॉजिक में अगर कोई एरर मिलता है तो हम उसे थ्रो स्पेस न्यू स्पेस एरर फंक्शन की हेल्प से एरर थ्रो करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉन्स्टेंट फाइल में हमने 5 टाइप के रोल असाइन किए हैं और एक्सेस टोकन 1 मिनट और रिफ्रेश टोकन का 5 मिनट डिफॉल्ट टाइम सेट किया है। एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन का टाइम अपने प्रोजेक्ट की आवश्यकता के अनुसार हम चेंज कर सकते हैं। अभी हमने केवल समझने के लिए 1 मिनट और 5 मिनट रखा है। अभी हमारी स्क्रीन पर रेस्पॉन्स हेल्पर फाइल का कोड शो हो रहा है। इसमें हमने लाइन नंबर 6 पर मेटा और लाइन नंबर 16 पर रेस्पॉन्स डेटा का इंटरफेस मैनेज किया है। अभी हमारी स्क्रीन पर गेट स्टेटस कोड फंक्शन की हेल्प से ऑपरेशन के अकॉर्डिंग स्टेटस कोड गेट करने का कोड शो हो रहा है। अभी हमारी स्क्रीन पर सक्सेस हैंडलर फंक्शन शो हो रहा है। यहाँ लाइन नंबर 63 पर स्टेटस कोड गेट किया है और लाइन नंबर 71 पर इस सक्सेस की हेल्प से रेस्पॉन्स के पैरामीटर सक्सेस को ट्रू और फॉल्स सेट किया है। यहाँ लाइन नंबर 66 पर अगर स्टेटस कोड 204 आता है तो हम विदाउट बॉडी रेस्पॉन्स सेंड करेंगे। अगर किसी केस में हमें विदाउट बॉडी रेस्पॉन्स सेंड करना हो तो उसे हैंडल करने के लिए लाइन नंबर 66 पर हमने स्टेटस कोड 204 के थ्रू मैनेज किया है। अब यूटिलिटी फंक्शन का लास्ट फाइल रेस्पॉन्स एरर नाम से जिसको हमने बनाया है उसको एक्सप्लोर करते हैं। अभी जो आपकी स्क्रीन पर डेटा शो हो रहा है वो रेस्पॉन्स एरर डॉट टीएस फाइल है। इस फाइल में हमने सभी प्रकार के एरर्स को हैंडल करने के लिए और यूजर और डेवलपर दोनों की हेल्प के लिए एरर्स को मैनेज किया है। फर्स्ट पॉइंट पे हमने लाइन नंबर 15 पर टाइप ORM की हेल्प से डेटा टाइप का वैलिडेशन के एरर को हैंडल किया है। लाइन नंबर 16 पर हमने एक्सप्रेस जेएस की हेल्प से डेटा टाइप के वैलिडेशन को हैंडल किया है। उसके बाद लाइन नंबर 31 पर हमने टाइप ORM के थ्रू डेटाबेस के एरर्स को मैनेज किया है। लाइन नंबर 31 पर हमने टाइप ORM के डेटाबेस एरर को मैनेज किया है। और उसके बाद
जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लाइन नंबर 57 पे हमने टाइप ORM की एंटिटी रिलेटेड एरर्स को मैनेज किया है। इसके बाद लाइन नंबर 65 पे हमने प्रोग्राम में बिजनेस लॉजिक के थ्रू जो एरर थ्रो किए जाते हैं उनको मैनेज किया है। और इन सभी के अलावा अगर फिर भी कोई एरर आते हैं तो वो हमने लाइन नंबर 75 पे डिफॉल्ट एरर के माध्यम से सेट किया है। इस तरीके से हमने एरर्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे में यूजर फ्रेंडली और डेवलपर फ्रेंडली बनाया है, ताकि यूजर और डेवलपर इजी वे में एरर को समझ पाए। दोस्तों, इस पॉइंट पे मैं कहना चाहूंगा कि एरर हैंडलिंग एक प्रोजेक्ट की बैकबोन होती है। अगर एरर हैंडलिंग प्रॉपर्ली मैनेज और वेल स्ट्रक्चर्ड है तो पूरा प्रोजेक्ट स्मूथली डेवलप किया जा सकता है। उसके अलावा यूजर उसे इजी वे में यूज भी कर सकते हैं। अभी आपके सामने ऑथ मिडिलवेयर का कोड शो हो रहा है। दोस्तों, मिडिलवेयर रिक्वेस्ट से कंट्रोलर के बीच में यूज होने वाले फंक्शंस होते हैं और इनमें नेक्स्ट फंक्शन का यूज भी होता है। अभी हम ऑथेंटिकेशन को चेक करने वाले मिडिलवेयर का कोड देख रहे हैं। यहाँ पे लाइन नंबर 16 पर हमने रिक्वेस्ट में जो एक्सेस टोकन आया है उसको गेट किया है। अगर एक्सेस टोकन नहीं हो तो हमने लाइन नंबर 18 पर रेस्पॉन्स में ऑथेंटिकेशन मिसिंग का मैसेज सेंड किया है। उसके बाद लाइन नंबर 27 पर इच टोकन ब्लैकलिस्टेड फंक्शन की हेल्प से हमने टोकन का वैलिडेशन चेक किया है। अभी आपकी स्क्रीन पे इस टोकन ब्लैकलिस्टेड फंक्शन शो हो रहा है। इस फंक्शन में लाइन नंबर 52 पर टोकन की रेपो बनाई गई है। लाइन नंबर 54 पे टोकन की रो को गेट किया है और उसके बाद में जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसका वैलिडेशन हमने लाइन नंबर 58 पे और 60 पर चेक किया है। लास्ट में हमने 65 पर फॉल्स रिटर्न किया है। इसके बाद अगर टोकन ब्लैकलिस्टेड है तो हमने लाइन नंबर 30 पर यूजर को एक मैसेज शो किया है। इस पॉइंट पे मैं बताना चाहूंगा कि टोकन एक्सपायर हो जाएगा या जब हम लॉग आउट कर देंगे, इन दो कंडीशन में हमारा टोकन ब्लैकलिस्टेड हो जाएगा। इसके बाद हमने लाइन नंबर 34 पर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करते हुए JWT की हेल्प से टोकन को वेरीफाई किया है और लाइन नंबर 45 पे हमने टोकन में जो यूजर आईडी है उसके थ्रू यूजर गेट किया है। अगर यूजर नहीं मिलता है तो लाइन नंबर 47 पर हमने इनवैलिड सेशन का एक मैसेज यूजर को शो किया है। यहाँ मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई यूजर सक्सेसफुली लॉगिन होता है और उसके बाद किसी भी कारण से उस यूजर को डिलीट कर दिया जाता है तो उस केस में लाइन नंबर 45 पर हमारा यूजर नहीं मिलेगा और यूजर आगे उस टोकन का यूज नहीं कर पाएगा। उसके बाद हमने लाइन नंबर 55 पे यूजर ऑब्जेक्ट जो कि हमें यूजर टेबल से प्राप्त हुआ है उसको डीस्ट्रक्चर किया है। यहाँ पासवर्ड गेट करके उसको रिनेम किया है यूजर पास के नाम से। लाइन नंबर 57 पे हमने फॉर्मेटेड यूजर नाम से न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। लाइन नंबर 63 पर रिक्वेस्ट में यूजर की पे ये फॉर्मेटेड यूजर हमने पास किया है। इस तरह अब हमारे रिक्वेस्ट में यूजर नाम की पर एक्सेस टोकन की हेल्प से जिस यूजर का एक्सेस टोकन है उसका पूरा डेटा यूजर की पर अवेलेबल रहेगा। उसके बाद लाइन नंबर 65 पे हमने नेक्स्ट फंक्शन की हेल्प से अगले फंक्शन की ओर मूव किया है। अगर इस पूरी ट्राई ब्लॉक में कहीं भी कोई एरर आता है तो वो हमने कैच ब्लॉक में उनको मैनेज किया है, जो लाइन नंबर 66 से लेके 92 तक है। यहाँ 3 तरह के अलग अलग कंडीशन वाइज एरर हमने हैंडल किए हैं जो कि आप इजी वे में समझ सकते हैं। मिडिलवेयर का कोड अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम सभी एंटिटीज को एक बार चेक करते हैं। अभी आपके सामने आर्टिकल एंटिटी की क्लास शो हो रही है जिसके हर फील्ड को आप देख के आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद अभी आपकी स्क्रीन पे रोल टेबल की एंटिटी शो हो रही है। अब आपके सामने यूजर टोकन एंटिटी शो हो रही है। इस टेबल का यूज हम एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन को और इनके एक्सपायरी टाइम्स को सेव करने में यूज लेंगे। इस एंटिटी में कुछ ज़्यादा फील्ड है तो वो एक बार में आपकी स्क्रीन पर शो नहीं हो पा रहे हैं। अभी हम रिफ्रेश टोकन तक का देख पा रहे हैं। मैं अगली स्क्रीन में बाकी के फील्ड्स आपको शो करता हूँ। अब आपकी स्क्रीन पर बाकी के बचे हुए फील्ड्स शो हो रहे हैं।
अभी हमारी स्क्रीन पर यूजर एंटिटी का कोड शो हो रहा है। इस एंटिटी में हमने क्लास वैलिडेटर पैकेज से इज ईमेल और लेंथ डेकोरेटर की हेल्प से ईमेल और मोबाइल की लेंथ को वैलिडेट किया है। यहाँ लाइन नंबर 22 पर यूजर एंटिटी का रोल एंटिटी से रिलेशनशिप मैनेज किया है। लाइन नंबर 23 और 24 की हेल्प से रोल आईडी फॉरेन की बनाई है और लाइन नंबर 26 से हमने रोल आईडी फील्ड बनाया है। अभी हमारी स्क्रीन पर रोल आईडी के आगे के फील्ड शो हो रहे हैं। अभी हमारी स्क्रीन पर एड्रेस से रिलेटेड फील्ड्स शो किए गए हैं। सबसे लास्ट में हमने कंपेयर पासवर्ड एक मेथड बनाया है। इस मेथड के थ्रू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को मैच किया गया है। इन सभी को हमने एक इंडेक्स फाइल में, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, एक्सपोर्ट किया है। अभी आपके सामने डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल शो हो रही है, जो कि हमने कॉन्फ़िगर फोल्डर में सेव की है। इसमें शुरू में हमने सभी एंटिटीज़ को इंपोर्ट किया है। उसके बाद में ऐप डेटा सोर्स नाम का इंस्टेंस क्रिएट किया है लाइन नंबर 10 पर। अभी आपकी स्क्रीन पर .env फाइल्स को मैनेज करने के लिए जो कोड लिखा है वो शो हो रहा है। इस कोड की हेल्प से हम प्रोडक्शन के टाइम प्रोडक्शन से रिलेटेड वेरिएबल लोड करते हैं और डेवलपमेंट के टाइम डेवलपमेंट से रिलेटेड वेरिएबल्स अपलोड करते हैं। दोस्तों, हमारी APIs का मेन कोड हम API फोल्डर में रखेंगे। अभी हम वर्जन 1 बना रहे हैं, इसलिए मैंने API फोल्डर में एक V1 नाम से फोल्डर बनाया है। V1 फोल्डर में मैंने 4 फोल्डर बनाए हैं: कंट्रोलर्स, राउट्स, सर्विसेज और वैलिडेटर। वैलिडेटर फोल्डर में रिक्वेस्ट के साथ क्लाइंट या कहीं यूजर की ओर से भेजे जाने वाले डेटा, जो कि बॉडी में या परम्स के थ्रू भेजे जाते हैं, उनको वैलिडेट करने का कोड रहेगा। राउट फाइल में हमारी APIs के एंड पॉइंट का कोड रहेगा। उसके अलावा कंट्रोलर्स में हमने रिक्वेस्ट गेट करने का और रेस्पॉन्स सेंड करने का कोड लिखा है। सर्विसेज फाइल में हमने सभी प्रकार के बिजनेस लॉजिक या डेटाबेस से क्वेरी करके डेटा गेट करने का कोड लिखा है। अब हम एक एक करके सभी फाइल्स को एक्सप्लोर करते हैं। सभी प्रकार के API का स्टार्ट पॉइंट राउट होता है। हमने राउट्स फोल्डर में एक इंडेक्स फाइल बनाई है। इंडेक्स फाइल में हमने सिंपली सभी राउट्स को इंपोर्ट करके और सभी को कंबाइन करके एक ऑब्जेक्ट में एक्सपोर्ट किया है। इस तरीके से एक्सपोर्ट करने से हम सर्वर फाइल में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लाइन नंबर 4 पे, एक ही लाइन में कंबाइंड ऑब्जेक्ट से सभी राउट्स को रीस्ट्रक्चर करके यूज कर पाएंगे। अदरवाइज हमें सभी राउट्स के लिए अलग अलग लाइन लिखनी होगी। अब हम दोबारा हमारे इंडेक्स फाइल पे मूव करते हैं। जैसा कि आप इंडेक्स फाइल में देख पा रहे हैं, अभी हमारी इंडेक्स फाइल में 2 राउट हैं। हम सबसे पहले आर्टिकल राउट्स को देखेंगे। आर्टिकल्स राउट, जो कि लाइन नंबर 9 पे अभी स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसमें ऑथ मिडिलवेयर एक मिडिलवेयर है। ऑथ मिडिलवेयर में हमने लाइन नंबर 16 पर रिक्वेस्ट हेडर से टोकन गेट किया है। लाइन नंबर 18 पर अगर टोकन नहीं मिलता है तो यूजर को टोकन मिसिंग का मैसेज सेंड किया है। लाइन नंबर 23 पर इज टोकन ब्लैकलिस्टेड फंक्शन की हेल्प से लाइन नंबर 70 पर टोकन की ब्लैकलिस्टेड की को चेक किया है और लाइन नंबर 73 पर टोकन के एक्सपायरी टाइम को चेक किया है। इसके बाद लाइन नंबर 25 पर अगर टोकन ब्लैकलिस्टेड है तो हमने यूजर को मैसेज सेंड किया है। उसके बाद ट्राई ब्लॉक में हमने टोकन को डिकोड करके यूजर रेपोजिटरी की हेल्प से लाइन नंबर 41 पर यूजर गेट किया है। लाइन नंबर 43 पे अगर यूजर नहीं मिलता है तो हमने यूजर को एक मैसेज सेंड किया है। लाइन नंबर
57 पर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में एक यूजर की ऐड की है और उस की पर यूजर की इंफॉर्मेशन सेट की है। लाइन नंबर 59 पर एक्सप्रेस.js के नेक्स्ट फंक्शन का यूज करके हमने हमारे ट्रिगर को नेक्स्ट फंक्शन जो कि कंट्रोलर फंक्शन है उस पर मूव किया है। अगर किसी भी पोजीशन पर कोई एरर आती है तो कैच ब्लॉक में हमने 3 टाइप के अलग अलग मैसेज यूजर को सेंड किए हैं, जो कि आप इजी वे में देख के समझ सकते हैं। ऑथेंटिकेशन चेक करने के बाद हमारा ट्रिगर गेट ऑल आर्टिकल्स एक्शन जो कि एक कंट्रोलर फंक्शन है उस पर मूव करेगा। इस फंक्शन में हमने गेट ऑल आर्टिकल्स नाम के सर्विस फंक्शन से आर्टिकल्स गेट किए हैं। गेट ऑल आर्टिकल्स सर्विस फंक्शन में हमने लाइन नंबर 11 पर सिंपली सभी आर्टिकल्स को गेट किया है। अगर आर्टिकल नहीं मिलते हैं तो हमने लाइन नंबर 13 पर यूजर को मैसेज थ्रो किया है, और अगर आर्टिकल मिलते हैं तो लाइन नंबर 18 पर कंट्रोलर फंक्शन को आर्टिकल्स रिटर्न किए हैं। लाइन नंबर 14 पर आर्टिकल गेट करने के बाद हम लाइन नंबर 16 पर सक्सेस हैंडलर फंक्शन की हेल्प से लाइन नंबर 83 पर रेस्पॉन्स को रिटर्न किया है। इस प्रकार से जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारी आर्टिकल्स एपीआई का पूरा फ्लो एग्जीक्यूट होता है। दोस्तों, अभी हमने एक एपीआई रिक्वेस्ट का पूरा फ्लो अंडरस्टैंड किया है। इस पॉइंट पर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, एरर फ्लो और असिंक फंक्शन, इन 3 पॉइंट पर ब्रीफ डिस्कशन करना चाहूँगा। जब भी हम ब्राउज़र या मोबाइल एप्लीकेशन से सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं। या तो हम सर्वर से कोई डेटा मांगते हैं या सर्वर में कोई डेटा सेव करने के लिए कहा जाता है, या कोई और सर्वर में कैलकुलेशन के लिए कहा जाता है। इसे हम रिक्वेस्ट कहते हैं। और सर्वर हमारी रिक्वेस्ट को समझ के या तो हमें जो हमने उसे काम बताया उसे पूरा करने का मैसेज देता है, या हमने जो डेटा मांगा है वो हमें मैसेज के साथ लौटाता है। इसे हम रेस्पॉन्स कहते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर एक रिक्वेस्ट और एक रेस्पॉन्स का एग्जाम्पल शो हो रहा है। रिक्वेस्ट में मेथड, यूआरएल और हेडर्स के साथ साथ जब कभी पुट और पोस्ट मेथड यूज होते हैं तो उसमें बॉडी पार्ट भी होता है। अभी आपकी स्क्रीन पर रेस्पॉन्स का एक एग्जाम्पल शो हो रहा है। इसमें स्टेटस कोड, हेडर्स और बॉडी मेन पार्ट होते हैं। साधारण शब्दों में रिक्वेस्ट क्लाइंट साइड से सर्वर साइड को भेजा गया इंस्ट्रक्शन है और रेस्पॉन्स सर्वर साइड से क्लाइंट को भेजा गया रिप्लाई है। अब अगर हम बात करें एरर फ्लो की, तो अभी हमारी स्क्रीन पर एक कंट्रोलर और एक सर्विस का फंक्शन शो हो रहा है। सर्विस के फंक्शन में लाइन नंबर 13 पर अगर मुझे आर्टिकल नहीं मिलता है तो हमने लाइन नंबर 15 पर क्लाइंट को एक स्टेटस कोड के साथ कस्टम ऐप एरर क्लास की हेल्प से मैसेज थ्रो किया है। इस कंडीशन में मेरे प्रोग्राम का ट्रिगर लाइन नंबर 15 से मूव होकर कैच ब्लॉक पे लाइन नंबर 20 पर चले जाएगा। यहाँ से मेरा प्रोग्राम थ्रो स्टेटमेंट की हेल्प से इस फंक्शन के पेरेंट फंक्शन जो कि कंट्रोलर फंक्शन है उसके कैच ब्लॉक में जाएगा। कैच ब्लॉक में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, कंट्रोलर फंक्शन के लाइन नंबर 19 पर हमारा ट्रिगर नेक्स्ट फंक्शन की हेल्प से एक्सप्रेस.js के एरर हैंडलर के पास जाता है। वहाँ से लाइन नंबर 81 पर ग्लोबल एरर हैंडलर फंक्शन की हेल्प से लाइन नंबर 45 पर कस्टम एरर जो कि ऐप एरर क्लास है उसे चेक करके एप्रोप्रिएट मैसेज क्लाइंट को भेजा जाता है। यहाँ सर्विस फंक्शन में हमने जावास्क्रिप्ट के ग्लोबल एरर क्लास को कमेंट किया हुआ है और एक कस्टम ऐप एरर नाम से क्लास बना करके उसके थ्रू हमने मैसेज और स्टेटस कोड सेंड किया है। जावास्क्रिप्ट के ग्लोबल एरर क्लास की हेल्प से अगर हम मैसेज सेंड करते हैं तो वहाँ सिर्फ मैसेज ही सेंड किया जा सकता है, जबकि ऐप एरर क्लास की हेल्प से जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, हम कस्टम स्टेटस कोड सेंड कर सकते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर ऐप एरर क्लास का कोड शो हो रहा है। यहाँ स्टेटस कोड को डिफ़ॉल्ट 500 सेट किया है और इज ऑपरेशनल
को यहाँ डिफ़ॉल्ट ट्रू सेट किया है। यह ऐप एरर क्लास का थर्ड पैरामीटर है। बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू करने से ऐप एरर क्लास के थ्रू जितने भी एरर थ्रो किए जाएंगे उन सभी में बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेशनल ट्रू सेंड होगा। इसका यूज हमने क्लाइंट को मैसेज सेंड करने के लिए किया है। server.ts फाइल के ग्लोबल एरर फंक्शन की हेल्प से जब हम ऐप एरर क्लास के एरर्स को क्लाइंट को सेंड करेंगे तो उससे पहले, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऐप एरर क्लास में अगर लाइन नंबर 49 पर इस ऑपरेशनल ट्रू होगा तो जो बिजनेस लॉजिक मैसेज है वो डायरेक्ट क्लाइंट साइड सेंड हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ हम एक जेनरिक मैसेज समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन सेंड करेंगे। दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि इज ऑपरेशनल ट्रू और फॉल्स किस कंडीशन में होते हैं। जैसा कि हमने ऐप एरर क्लास में देखा कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसे ट्रू सेट किया है, तो हमें यह समझना होगा कि इज ऑपरेशनल की को हम फॉल्स कब करते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर server.ts फाइल का कोड शो हो रहा है। इसके कैच ब्लॉक में हमने ऐप एरर क्लास की हेल्प से एक मैसेज सेंड किया है और यहाँ हमने इज ऑपरेशनल को फॉल्स सेट किया है। अर्थात किसी कारण से अगर डेटाबेस इनिशियलाइज नहीं होता है उस कंडीशन में इज ऑपरेशनल फॉल्स सेट किया गया है। इसी तरीके से अभी आपकी स्क्रीन पर जो कोड शो हो रहा है यह पेमेंट गेटवे का कोड है। इसमें भी हमने पेमेंट गेटवे फेल होने की कंडीशन में 503 स्टेटेड कोड के साथ फॉल्स सेट किया है। साधारण शब्दों में कहें तो इज ऑपरेशनल फॉल्स की हेल्प से हम क्लाइंट को डेटाबेस एरर या पेमेंट गेटवे एरर्स को डायरेक्टली सेंड ना करके हमने उसे जेनरिक मैसेज सेंड किया है, जबकि जो हमने मैसेज सेट किया है वो बैकएंड डेवलपर को कंसोल में शो होगा। इसकी हेल्प से बैकएंड डेवलपर डेटाबेस कनेक्शन या पेमेंट गेटवे फेल होने का रीजन ढूंढ पाएगा और उसे इजी वे में ठीक कर पाएगा। सिक्योरिटी रीजन के चलते इस तरीके के मैसेज क्लाइंट साइड पर सेंड नहीं करना चाहिए। साधारण शब्दों में कहें तो एरर क्लास का यूज प्रोग्राम के अगले एग्जीक्यूशन को रोकना होता है और किसी भी पॉइंट पर अगर हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हम ऐप एरर या एरर क्लास की हेल्प से रोकते हैं तो हमारा ट्रिगर कैच ब्लॉक में जाता है। कैच ब्लॉक से एरर थ्रो होके उस फंक्शन के पेरेंट फंक्शन के कैच ब्लॉक में जाता है और यह लूप कंट्रोलर फंक्शन तक चलती है। कंट्रोलर फंक्शन से नेक्स्ट फंक्शन की हेल्प से ग्लोबल एरर हैंडलर पर एरर थ्रो होता है और वहाँ से एप्रोप्रिएट एरर यूजर को रेस्पॉन्स में सेंड किया जाता है। इसी तरीके से अब अगर हम बात करना चाहें असिंक फंक्शन की, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमने कंट्रोलर और सर्विस दोनों फाइल्स में असिंक फंक्शन का यूज किया है। दोस्तों, हालांकि डेटाबेस से कनेक्टिविटी तो हमने सर्विस फाइल में ही की है, लेकिन एक असिंक फंक्शन हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसलिए उसके प्रॉमिस को रिसीव करने वाला फंक्शन भी हमें असिंक फंक्शन ही बनाना होगा। इसी वजह से हमने कंट्रोलर में भी असिंक फंक्शन बनाया है और इसी रीजन की वजह से जब हम क्लाइंट साइड पे किसी एपीआई को कॉल करते हैं उस फंक्शन को भी हम असिंक फंक्शन बनाते हैं। जैसा कि हमारी स्क्रीन पर अभी शो हो रहा है, साधारणतया हम डेटाबेस कनेक्टिविटी, एपीआई कॉल, किसी फाइल के रीड एंड राइट और टोकन वेरिफिकेशन के लिए असिंक फंक्शन का यूज करते हैं और नॉर्मल स्टैटिक कैलकुलेशन और कंसोल लॉग जैसे ऑपरेशन के लिए हम असिंक फंक्शन का यूज नहीं करते हैं। आर्टिकल्स राउट का पूरा फ्लो समझने के बाद अब हम ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड ऑथ राउट्स को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ हमारी स्क्रीन पर इस सेक्शन में 4 राउट हैं: रजिस्टर, लॉगिन, लॉगआउट और रिफ्रेश टोकन। यहाँ रजिस्टर और लॉगिन राउट में हमने दो मिडिलवेयर का यूज भी किया है। रजिस्टर राउट में रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले फ्रंट एंड डेटा को वैलिडेट करने के लिए रजिस्टर वैलिडेट मिडिलवेयर का यूज किया है और वैलिडेट रिक्वेस्ट मिडिलवेयर का यूज किया है।
अभी हमारी स्क्रीन पर रजिस्टर वैलिडेशन मिडिलवेयर का कोड शो हो रहा है। इसमें लाइन नंबर 41 पे और लाइन नंबर 43 पर हमने मोबाइल वैलिडेटर और पासवर्ड वैलिडेटर का यूज किया है, जो कि हमारे लॉगिन वैलिडेटर में भी यूज आएंगे। इस वजह से हमने इनका कोड कॉमन लिख दिया है। पासवर्ड वैलिडेटर और मोबाइल वैलिडेटर का कोड अभी हम देख पा रहे हैं। रजिस्टर वैलिडेशन मिडिलवेयर अपने आप में कोई रेस्पॉन्स नहीं करता है, यह सिर्फ डेटा के वैलिडेशन के एरर्स को स्टोर करके रखता है। वैलिडेटर रिक्वेस्ट, जो कि कोड हमारी स्क्रीन पर अभी शो हो रहा है, इसके पिछले मिडिलवेयर द्वारा कलेक्ट किए गए वैलिडेशन के एरर्स को चेक करके क्लाइंट को रेस्पॉन्स सेंड करता है। रजिस्टर वैलिडेटर और वैलिडेट रिक्वेस्ट दोनों मिडलवेयर का यूज एक साथ किया जाता है, जैसा कि हम लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 11 पर देख रहे हैं। वैलिडेशन चेक करने के बाद लाइन नंबर 10 पर रजिस्टर यूजर, जो कि हमारा कंट्रोलर फंक्शन है, उसका यूज किया गया है। अभी हमारी स्क्रीन पर रजिस्टर यूजर कंट्रोलर फंक्शन का कोड शो हो रहा है। इसमें लाइन नंबर 25 पर हमने यूजर मोबाइल और यूजर पासवर्ड को दोबारा मैन्युअली चेक किया है, हालांकि इससे पहले हमने इसे वैलिडेट कर लिया था। यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इन दोनों फील्ड को दोबारा चेक किया है कि अगर हम वैलिडेशन का यूज ना करें तो किसी डेटा को किस तरीके से हमें कंट्रोलर फाइल में चेक करना होगा। यहाँ लाइन नंबर 31 पर हमने यूजर रजिस्टर डेटा सर्विस फंक्शन की हेल्प से यूजर का डेटा सेव किया है। अभी हमारी स्क्रीन पर यूजर रजिस्टर्ड डेटा, जो कि सर्विस फाइल का फंक्शन है, वो शो हो रहा है। यहाँ लाइन नंबर 120 पर रोल रेपोजिटरी और यूजर इन्फो के रोल फील्ड की हेल्प से रोल को गेट किया है, और लाइन नंबर 124 पर रोल नहीं मिलने पर हमने यूजर को इंफॉर्मेशन सेंड किया है। उसके बाद लाइन नंबर 128 पर यूजर रेपोजिटरी की हेल्प से हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया है, और लाइन नंबर 132 पर उस इंस्टेंस को हमारे डेटाबेस में सेव किया है। सक्सेसफुली सेव होने के बाद लाइन नंबर 136 पर कंट्रोलर फंक्शन को हमने यूजर सेंड किया है। लाइन नंबर 31 पर सर्विस फंक्शन से यूजर गेट करने के बाद फॉर्मेटेड यूजर को सक्सेस हैंडलर फंक्शन की हेल्प से लाइन नंबर 33 पर हमने पासवर्ड को नल सेट किया है, और लाइन नंबर 35 पर हमने सक्सेस हैंडलर फंक्शन की हेल्प से फॉर्मेटेड यूजर सेंड किया है। अभी हमारी स्क्रीन पर सक्सेस हैंडलर फंक्शन का कोड शो हो रहा है। इस तरह रजिस्टर फ्लो समझने के बाद अब हम लॉगिन फ्लो देखते हैं। लॉगिन फ्लो में भी हमने लॉगिन वैलिडेटर और वैलिडेट रिक्वेस्ट का यूज किया है। अभी हमारे सामने लॉगिन वैलिडेटर का कोड शो हो रहा है। इसमें सिंपली मोबाइल और पासवर्ड दो फील्ड का वैलिडेशन किया है। पासवर्ड वैलिडेटर और मोबाइल वैलिडेटर का कोड अभी हम देख पा रहे हैं, और लॉगिन वैलिडेटर से कलेक्ट किए हुए एरर्स को क्लाइंट को सेंड करने के लिए वैलिडेट रिक्वेस्ट का यूज किया है। वैलिडेट रिक्वेस्ट में अगर कोई एरर नहीं मिलती है, इससे नेक्स्ट फंक्शन, जो कि अभी हमारे केस में लॉगिन कंट्रोलर फाइल का फंक्शन है, वहाँ ट्रिगर हमारा जाता है। अभी स्क्रीन पर कंट्रोलर फाइल का लॉगिन फंक्शन शो हो रहा है। इसमें लाइन नंबर 51 पर हमने डेटाबेस से मोबाइल और पासवर्ड को मैच करके कंफर्म यूजर गेट किया है। अभी हमारी स्क्रीन पर ऑथेंटिकेट यूजर गेट करने का कोड शो हो रहा है। यहाँ लाइन नंबर 93 पर यूजर रेपोजिटरी की हेल्प से पहले यूजर गेट किया है, और लाइन नंबर 100 पर हमने उस यूजर का पासवर्ड मैच किया है। मोबाइल नंबर और पासवर्ड दोनों मैच होने के बाद हमने लाइन नंबर 106 पर यूजर रिटर्न किया है। लाइन नंबर 51 पर यूजर गेट करने के बाद लाइन नंबर 53 और 54 पर जनरेट एक्सेस टोकन और जनरेट रिफ्रेश टोकन की हेल्प से हमने टोकन जनरेट किया है। अभी हमारी स्क्रीन पर जनरेट एक्सेस टोकन और जनरेट रिफ्रेश टोकन के कोड शो हो रहे हैं।
एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन गेट करने के बाद लाइन नंबर 56 पर हमने सेव यूजर टोकन की हेल्प से दोनों टोकन्स को डेटाबेस टेबल में सेव किया है। अभी हमारी स्क्रीन पर सेव यूजर टोकन सर्विस फंक्शन का कोड शो हो रहा है। यहाँ हमने लाइन नंबर 42 और 43 पर एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन का एक्सपायरी टाइम सेट किया है। एक्सपायरी टाइम सेट होने के बाद लाइन नंबर 45 पर हमने यूजर टोकन रेपोजिटरी की हेल्प से एंट्री टोकन एक इंस्टेंस क्रिएट किया है और लाइन नंबर 55 पर इस इंस्टेंस को डेटाबेस में सेव किया है। सक्सेसफुली सेव हो जाने के बाद हमने लॉगिन के टाइम यूजर को जो रेस्पॉन्स में डेटा चाहिए उसके लिए लाइन नंबर 58 पर रिक्वायर्ड डेटा डिस्ट्रक्चर करने के बाद लाइन नंबर 61 पर फॉर्मेटेड यूजर ऑब्जेक्ट बनाया है और लाइन नंबर 81 पर सक्सेस हैंडलर फंक्शन की हेल्प से हमने यूजर को रेस्पॉन्स सेंड किया है। दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, रेस्पॉन्स में हमने एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन के साथ यूजर और एक्सपायर टाइम भी सेंड किया है और लाइन नंबर 66 पर हमने रेस्पॉन्स में रिफ्रेश टोकन भी सेट किया है। दोस्तों, इस पॉइंट पर मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह यहाँ लाइन नंबर 66 पर मैंने रिफ्रेश टोकन की को कुकी में सेट किया है। नेक्स्टऑथ का यूज करने के कारण यहाँ से जो भी कुकी हम सेट करके भेजते हैं, नेक्स्टऑथ अपने अकॉर्डिंग उसे ओवरराइट कर देता है। इस वजह से यह कुकी जो यहाँ सेट की हुई है, यह हमें फ्रंट एंड में अवेलेबल नहीं होती है। इस वजह से हम नेक्स्टऑथ का यूज करते समय रेस्पॉन्स में ही एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन दोनों को सेंड कर रहे हैं और फ्रंट एंड के नेक्स्टऑथ के थ्रू हम रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन को कुकी में सेट करेंगे। यह आगे चल के जब हम फ्रंट एंड का कोड अंडरस्टैंड करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। लॉगिन का फ्लो अंडरस्टैंड करने के बाद हम लॉग आउट का फ्लो अंडरस्टैंड करते हैं। अभी हमारे सामने कंट्रोलर फाइल का लॉग आउट फंक्शन शो हो रहा है। यहाँ हमने एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन दोनों को गेट किया है और लाइन नंबर 102 पर दोनों टोकन को ब्लैकलिस्ट किया है। ऐड टोकन टू ब्लैकलिस्ट हमारी सर्विस फाइल का फंक्शन है जो अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस फंक्शन में लाइन नंबर 27 पर हमने टोकन गेट किया है। टोकन गेट करने के बाद लाइन नंबर 36 और लाइन नंबर 39 पर हमने ब्लैकलिस्टेड की को ट्रू सेट किया है और लाइन नंबर 41 पर यूजर टोकन रेपोजिटरी की हेल्प से डेटाबेस में सेव किया है। इसके बाद लाइन नंबर 44 पर यूजर टोकन रेपोजिटरी की हेल्प से हमने 7 डे ओल्ड जितने भी हमारे टोकन हैं उन सभी को डेटाबेस टेबल से रिमूव किया है। दोस्तों, जब मल्टीपल यूज़र हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे, लॉग आउट करने पर हर बार हर यूज़र का एक ब्लैकलिस्टेड का टोकन की रो नई ऐड होती जाएगी। इस तरीके से हमारी टेबल में मल्टीपल्स रो ऐड हो जाएंगी। हमारी स्ट्रेटजी के अनुसार 7 डे ओल्ड जितनी भी ब्लैकलिस्टेड रोज होंगी वो सभी डिलीट हो जाएंगी। 7 डे हमने इसलिए रखा है क्योंकि ब्लैकलिस्टेड करने में यूजर टोकन टेबल में हम क्लाइंट का आईपी, ब्राउज़र आईडी और लॉग आउट करने का टाइम वगैरह सेव करते हैं। तो अगर हमें कोई सिक्योरिटी पर्पज से किसी फील्ड को चेक करना हो तो हम 7 डे के अंदर चेक कर सकते हैं। इस तरह ऐड टोकन टू ब्लैकलिस्टेड फंक्शन की हेल्प से हमारे टोकन्स को ब्लैकलिस्ट करने के बाद हमने जो रिफ्रेश टोकन कुकी को भी क्लियर किया है और क्लियर करने के बाद लाइन नंबर 106 पर हमने क्लाइंट को एक मैसेज सेंड किया है। लॉग आउट राउट को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम रिफ्रेश टोकन राउट को अंडरस्टैंड करते हैं। रिफ्रेश टोकन राउट में भी हमने कोई वैलिडेशन का यूज नहीं लिया है। रिफ्रेश टोकन जो कि एक कंट्रोलर फंक्शन है, उसका कोड अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। यहाँ लाइन नंबर 120 पर हमने रिफ्रेश यूजर टोकन
सर्विस फाइल के फंक्शन की हेल्प से न्यू रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन जनरेट किए हैं और उन्हें डेटाबेस में सेव किया है। अभी हमारी स्क्रीन पर रिफ्रेश यूजर टोकन का कोड शो हो रहा है। इस सर्विस फाइल के फंक्शन में हमने लाइन नंबर 148 पर रिफ्रेश टोकन गेट किया है और लाइन नंबर 158 पर हमने उस टोकन को वैलिडेट किया है। अगर टोकन नहीं मिलता है तो लाइन नंबर 150 पर हमने यूजर को एप्रोप्रिएट मैसेज सेंड किया है। इसके बाद लाइन नंबर 58 पर टोकन को डिकोड किया है। डिकोडेड टोकन ऑब्जेक्ट से यूजर आईडी को हमने लाइन नंबर 164 पर गेट किया है। यूजर आईडी गेट करने के बाद हमने यूजर टोकन रेपोजिटरी की हेल्प से लाइन नंबर 167 पर डेटाबेस में सेव टोकन रिकॉर्ड गेट किया है। अगर टोकन नहीं मिलता है या टोकन ब्लैकलिस्टेड होता है या टोकन का एक्सपायरी टाइम ज़्यादा हो चुका है, तीनों केस में हमने लाइन नंबर 177, लाइन नंबर 181 और लाइन नंबर 186 पर यूजर को एप्रोप्रिएट मैसेज सेंड किया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी में हमने 401 स्टेटस कोड का यूज किया है। अगर कोई एरर नहीं मिलता है तो लाइन नंबर 189 पर टोकन रिकॉर्ड में से यूजर को गेट किया है और लाइन नंबर 192 और 193 पर हमने इस यूजर की हेल्प से नए टोकन जनरेट किए हैं। अभी हमारी स्क्रीन पर रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन जनरेट करने के कोड शो हो रहे हैं। न्यू एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन गेट करने के बाद हमने टोकन रिकॉर्ड इंस्टेंस में उनको सेट किया है और लाइन नंबर 200 पर यूजर टोकन रेपोजिटरी की हेल्प से न्यू टोकन रिकॉर्ड को डेटाबेस में सेव किया है। दोस्तों, टाइप ORM का यूज करते टाइम डॉट सेव फंक्शन की हेल्प से जब किसी इंस्टेंस को सेव किया जाता है तो एंटिटी में बनाई गई प्राइमरी आईडी की हेल्प से टाइप ORM खुद चेक करता है। अगर आईडी पहले से अवेलेबल है तो वह डेटा अपडेट होता है और अगर आईडी पहले से अवेलेबल नहीं है तो वह न्यू रिकॉर्ड सेव किया जाता है। इस तरीके से डॉट सेव कमांड हमारी अपडेट और क्रिएट दोनों के टाइम काम आती है। उसके बाद में लाइन नंबर 203 पर हमने रेस्पॉन्स में रिफ्रेश टोकन कुकी दोबारा सेट की है। हालांकि हम जानते हैं कि यह केवल पोस्टमैन तक शो हो पाएगी। उसके बाद क्योंकि हम नेक्स्ट ओथ का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पहले से सेट की हुई सभी कुकीज़ को ओवरराइट कर दिया जाता है। इसके बाद लाइन नंबर 210 पर हमने कंट्रोलर फंक्शन के लिए टोकन और मैसेज को सेंड किया है। यहाँ लाइन नंबर 120 पर टोकन और मैसेज गेट करने के बाद लाइन नंबर 122 पर एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनाया गया है और लाइन नंबर 128 पर सक्सेस हैंडलर फंक्शन की हेल्प से हमने यूजर को रेस्पॉन्स सेंड किया है। अभी हमारी स्क्रीन पर सक्सेस हैंडलर फंक्शन का कोड शो हो रहा है। इस तरीके से हमने ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड सभी राउट्स के कोड को एक्सप्लोर किया है। अब हम इन सभी राउट्स को एक बार पोस्टमैन की हेल्प से यूज करके देखेंगे और उसके बाद हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन में इन सभी राउट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। APIs को चेक करने के लिए हमें हमारे प्रोजेक्ट को रन करना होगा। उसके लिए हमने टर्मिनल ओपन किया है और सबसे पहले मैं हमारे इस प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाऊंगा। npm रन बिल्ड कमांड के थ्रू हम सबसे पहले बिल्ड बना करके चेक करेंगे। सक्सेसफुली बिल्ड बनने के बाद हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी बिल्ड सक्सेसफुली बन चुकी है। npm रन dev कमांड के थ्रू हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली 4422 पोर्ट पर रन हो चुका है। अभी हमारी स्क्रीन पर package.json की dev कमांड और build कमांड स्क्रिप्ट सेक्शन में शो हो रही है।
अब हम पोस्टमैन ओपन करते हैं। हमने पोस्टमैन ओपन कर लिया है और मैंने यहाँ एनवायरनमेंट वेरिएबल में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस एप्लीकेशन को चेक करने के लिए कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किए हैं। इसमें नोड अंडरस्कोर लोकल होस्ट और वाईटी टेस्ट ओपन, अभी ओनली ये दो एनवायरनमेंट वेरिएबल काम आएंगे। एपीआई का एंड पॉइंट सेट करने के लिए मैंने नोड अंडरस्कोर लोकल होस्ट वेरिएबल में एप्लीकेशन का पाथ सेट किया है और अभी हमारी स्क्रीन पर रजिस्टर एंड पॉइंट के लिए बॉडी टैग में यूजर इन्फो ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। अब हम यहाँ सेंड के बटन से इसको हिट करेंगे। यहाँ हमारे पास अभी 400 का एरर आया है और वैलिडेशन फेल्ड बताया है। यहाँ रोल आईडी इज रिक्वायर्ड एरर शो हो रहा है। इस एरर को चेक करने के लिए अगर हम रजिस्ट्रेशन वैलिडेटर में, जो कि हमारा एंड पॉइंट में रजिस्टर वैलिडेशन फर्स्ट फंक्शन है, इसमें चेक करें, लाइन नंबर 85 पर रोल आईडी को वैलिडेट किया है, जो कि हमने गलती से यहाँ वैलिडेट कर दिया है। कंटेंट से हमें रोल मिलेगा और उस रोल के अकॉर्डिंग हमने रोल आईडी गेट किया है और फिर उस रोल आईडी को हमने डेटाबेस में सेव किया है। इसलिए मैं इस पॉइंट पर इस रोल आईडी के वैलिडेशन को रिमूव कर दूंगा। और अब हम दोबारा पोस्टमैन पे चलते हैं। पोस्टमैन पे दोबारा हम इस एपीआई को यूज करते हैं। अब की बार एरर डुप्लीकेट एंट्री की आई है। यहाँ डुप्लीकेट एंट्री में ईमेल के लिए मैसेज आया है। जिस ईमेल को हम यहाँ सेव करना चाह रहे हैं वो ईमेल डेटाबेस में पहले से मौजूद है और ईमेल और मोबाइल को हमने डेटाबेस में यूनिक रखा। मैंने ईमेल और मोबाइल दोनों एक साथ चेंज कर दिए हैं और अब मैं दोबारा इस एंट्री को रजिस्टर करने के लिए सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है और हमें रिटर्न में वह डेटा मिल गया है जो अभी हमने स्टोर किया। इस रिटर्न में आए हुए रेस्पॉन्स को मैं यहाँ सेव रेस्पॉन्स पर क्लिक करके सेव कर दूंगा। अब हमें लॉगिन एपीआई को रन करेंगे। लॉगिन एपीआई के लिए हमें मोबाइल और पासवर्ड की ज़रूरत है। इसके लिए अभी हमने जो लास्ट यूजर रजिस्टर किया था उसी से मोबाइल और पासवर्ड लेकर के अब मैं सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ हमारी लॉगिन एपीआई भी सक्सेसफुली रन हुई है और रिटर्न में हमें कुछ यूजर की इंफॉर्मेशन और एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन मिल गया है। अब हम आर्टिकल्स गेट करेंगे। आर्टिकल्स गेट करने में हमें एक्सेस टोकन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मैं सबसे पहले इस एक्सेस टोकन को कॉपी करता हूँ और एनवायरनमेंट वेरिएबल में वाईटी टोकन नाम से जो मैंने वेरिएबल बनाया था उसमें सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ मैंने टोकन को सेट किया है वाईटी टोकन और यहाँ पहले से नोड अंडरस्कोर लोकल होस्ट वेरिएबल सेट। जब हम कोई भी वेरिएबल सेट करते हैं तो उसे डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख करके सेट किया जाता है। अब हम आर्टिकल गेट करने के लिए इस एपीआई को हिट करते हैं। यहाँ हमारे आर्टिकल्स हमें मिल चुके हैं। अब हम रिफ्रेश टोकन एपीआई को चेक करेंगे। यहाँ रिफ्रेश टोकन हमारी एपीआई फेल हो चुकी है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हमने लॉगिन एपीआई का यूज किया तो लॉगिन एपीआई में हमने कुकी के अंदर रिफ्रेश टोकन सेट किया था। वो अब हमारे यहाँ पोस्टमैन की कुकीज में शो होगा। अगर मैं यहाँ कुकी देखूँ तो रिफ्रेश टोकन नाम से हमारे पास कुकी बन चुकी है और यहाँ रिफ्रेश टोकन में हमारे पास टोकन आ चुका है। मैं एक बार इन सभी कुकीज़ को रिमूव करता हूँ। क्लियर ऑल कुकीज़। मैंने सभी कुकीज़ को रिमूव कर दिया है। अभी हमारे यहाँ कोई कुकी नहीं है। अब हम एक बार दोबारा लॉगिन करके चेक करते हैं। यहाँ मैंने लॉगिन एपीआई को हिट किया और अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ रिफ्रेश टोकन नाम से कुकी जनरेट होकर के सेव हो गई है। ये पोस्टमैन में बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाती है। अब हम रिफ्रेश टोकन एपीआई को दोबारा यूज करते हैं। यहाँ रिफ्रेश टोकन इज मिसिंग का एरर आया है। अब हम एक बार हमारे कोड में देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लाइन नंबर 148 पर हमने रिफ्रेश अंडरस्कोर टोकन को गेट किया है। अगर हम हमारे लॉगिन के कोड में देखें तो हमने रिफ्रेश टोकन का यूज किया है। यहाँ टाइपो मिस्टेक, मैं यहाँ इस नेम को सही करता हूँ। इसके अलावा हमने एक जगह और कुकी को सेट किया है। मैंने दोनों जगह कुकी के नेम में जो टाइपो एरर थी
उसको फिक्स किया है और अब हम दोबारा पोस्टमैन के थ्रू रिफ्रेश टोकन एपीआई को चेक करते हैं। अगर हम यहाँ कुकी में देखें तो यहाँ रिफ्रेश टोकन का जो रॉन्ग नेम है उसी से कुकी सेट, उसके लिए हम पुरानी कुकीज़ को डिलीट करेंगे। यहाँ जो जितनी भी कुकीज़ हैं तो क्लियर ऑल करके इन सभी कुकीज़ को रिमूव कर चुके हैं और अब एक बार फिर से लॉगिन एपीआई को हिट करेंगे। अब हम रिफ्रेश टोकन की एपीआई को चेक करने के लिए उसे हिट करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन की कुकी हमें दोबारा मिल चुकी है और अगर हम कुकी में देखें तो यहाँ रिफ्रेश टोकन की कुकी भी न्यू जनरेट होकर के सेट हो चुकी। अब हम इस रेस्पॉन्स को सेव करेंगे और इसी के साथ मैं लॉगिन और आर्टिकल के रेस्पॉन्स को भी सेव कर दूंगा। अब हमने एक यहाँ रजिस्टर एपीआई का एक वर्जन और बनाया है। इसमें हमने ओनली मैंडेटरी फील्ड का यूज किया है। एक बार हम इनको भी रजिस्टर करके चेक करेंगे। यहाँ भी डुप्लीकेट एंट्री का मैसेज आया है न्यू मोबाइल नंबर के साथ। अब हमारा डेटा सेट हो चुका। अब हम लॉग आउट एपीआई को चेक करेंगे। लॉग आउट एपीआई को चेक करने के लिए जैसे ही हम हिट करते हैं तो यहाँ सक्सेसफुली लॉग आउट का मैसेज आ गया। मैं इस रेस्पॉन्स मैसेज को भी रेस्पॉन्स में सेव करूँगा। इस तरीके से हमने सभी एपीआईज को चेक किया है और इन सभी एपीआईज के रेस्पॉन्स को सेव कर लिया है। ये रेस्पॉन्स फ्रंट एंड यूजर के इनिशियल स्टेज में वर्क करने में यूजफुल होते हैं। सभी एपीआईज को चेक करने के बाद अब हम फ्रंट एंड एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करेंगे। फ्रंट एंड एप्लीकेशन का कोड रिव्यू करने से पहले हम एक बार फ्रंट एंड के सभी लेआउट्स को देखेंगे। अभी हमारी स्क्रीन पर लॉगिन पेज का लेआउट शो हो रहा है। अभी हमारी स्क्रीन पर रजिस्टर पेज का लेआउट शो हो रहा है। अभी हमारी स्क्रीन पर डैशबोर्ड लेआउट शो हो रहा है और अभी हमारी स्क्रीन पर न्यूज आर्टिकल का पेज शो हो रहा है। दोस्तों, अभी हमने जो 4 पेज देखे हैं उनमें लॉगिन और रजिस्टर का पेज पब्लिक पेज है, जबकि डैशबोर्ड और न्यूज पेज प्राइवेट पेज है। हमारे फ्रंट एंड प्रोजेक्ट को पूरा एक्सप्लोर करने से पहले हम पैकेज.json देखते हैं। यहाँ अभी हमारे सामने डिपेंडेंसीज शो हो रही है। अभी हमारी स्क्रीन पर डेव डिपेंडेंसीज की लिस्ट शो हो रही है। दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमने हमारे इस प्रोजेक्ट में नेक्स्टऑथ का, एक्सियोस का और एंट डिजाइन का यूज किया है। अगर हम फोल्डर स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने एसआरसी फोल्डर में कंपोनेंट्स, हुक्स, पेजेज, स्टाइल्स, टाइप्स और यूटिलिटी ये 6 फोल्डर बनाए हैं। हमने हमारे प्रोजेक्ट में राउट के लिए पेज राउट का यूज किया है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में जब हमारा प्रोजेक्ट हम सेटअप कर रहे थे तब सेलेक्ट किया था। कंपोनेंट्स फोल्डर में हमने 4 फोल्डर बनाए हैं: एटम्स, लेआउट, पेज कंपोनेंट्स और टेम्पलेट्स। एटम्स फोल्डर में हम वो कंपोनेंट्स रखेंगे जो बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल के होंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मैंने एंटिटी डिजाइन लाइब्रेरी के बटन कंपोनेंट को डायनेमिकली यूज करने के लिए यहाँ क्लाइंट बटन नाम से एक कंपोनेंट बनाया है। दोस्तों, हमारे केस में बटन कंपोनेंट को जब हम डायरेक्टली एंटिटी डिजाइन से इंपोर्ट करके यूज कर रहे थे तो सर्वर साइड रेंडरिंग अर्थात एसएसआर का एक एरर ब्राउजर में शो हो रहा था। उस एरर को हटाने के लिए मैंने बटन और लेआउट दोनों कंपोनेंट्स को डायनेमिकली न्यू कंपोनेंट बनाकर यूज किया है और यहाँ सिंपली लाइन नंबर 13 पर दोनों कंपोनेंट्स में एसएसआर को फॉल्स किया है। लेआउट फोल्डर में हम लेआउट से रिलेटेड कंपोनेंट्स रखेंगे। हमने यहाँ एक पब्लिक लेआउट और एक प्राइवेट लेआउट, 2 तरह के लेआउट बनाए हैं। पब्लिक लेआउट को हमने ओथ लेआउट नाम दिया है और प्राइवेट राउट को हमने डैशबोर्ड लेआउट नाम दिया है। इसके अलावा एरर बाउंड्री कंपोनेंट भी बनाया है। इस कंपोनेंट का यूज फॉलबैक यूआई को शो करने के लिए किया जाता है। एक मेन कंपोनेंट बनाया है। पेज कंपोनेंट्स फोल्डर में हम इंडिविजुअल पेजेस से रिलेटेड कंपोनेंट्स को रखेंगे। जैसे ऑथेंटिकेट से रिलेटेड कंपोनेंट हमने ऑथ फोल्डर में रखें और आर्टिकल से रिलेटेड न्यूज फोल्डर में रखें। इसी तरीके से हमने एक टेम्पलेट्स नाम से फोल्डर बनाया है। टेम्पलेट्स फोल्डर में हम एटम्स, लेआउट और पेज कंपोनेंट तीनों कैटेगरी में नहीं आते हैं उन कंपोनेंट्स को रखेंगे, जैसा कि साइड बार मेन्यू। सभी कंपोनेंट्स और पेजेज के कोड हम फोल्डर स्ट्रक्चर समझने के बाद 1 बाय 1 एक्सप्लोर करेंगे। हुक्स फोल्डर में हम हुक से रिलेटेड कोड रखेंगे। क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट का सेटअप करते समय पेज राउट को यूज किया था, इसलिए हमारे प्रोजेक्ट में
एक पेजेस नाम से फोल्डर भी बना है। पेजेस फोल्डर में API फोल्डर में सभी API से रिलेटेड कोड रखे जाते हैं। यहाँ हमने API फोल्डर में एक ऑथ नाम से फोल्डर बनाया है और उसमें नेक्स्ट ऑथ का कोड लिखा है। उसके अलावा डैशबोर्ड, न्यूज़, साइन इन और साइन अप, ये हमारे 4 पेज हैं। इन पेजेस के अलावा पेजेस फोल्डर में _app, _document और इंडेक्स, ये 3 फाइल Next.js का प्रोजेक्ट सेटअप करते समय बन जाती हैं। स्टाइल्स फोल्डर में हमने हमारे प्रोजेक्ट की सभी स्टाइल्स को रखा है। यहाँ हम हर पेज से रिलेटेड एक स्टाइल शीट बनाएंगे और उसे ग्लोबल स्टाइल शीट में इंपोर्ट करके यूज लेंगे। टाइप्स फोल्डर में हम टाइप स्क्रिप्ट के टाइप डेफिनेशन के लिए फाइल्स बनाएंगे। यूटिलिटी फोल्डर में हम अदर यूटिलिटी फाइल्स रखेंगे। जैसा कि अभी हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने एक्सियोस और कांस्टेंट नाम की फाइल्स यहाँ बना रखी है। फोल्डर स्ट्रक्चर समझने के बाद अब हम सभी फाइल्स को वन बाय वन समझते हैं। क्लाइंट बटन कंपोनेंट में हमने एंटिटी डिजाइन का बटन कंपोनेंट को डायनेमिकली इंपोर्ट करके यूज किया है। इसी तरह क्लाइंट लेआउट कंपोनेंट में हमने एंटिटी डिजाइन का लेआउट कंपोनेंट डायनेमिकली यूज किया है। साइड बार मेन्यू कंपोनेंट में हमने डैशबोर्ड में जो साइड बार है उसका कोड लिखा है। जितने भी कंपोनेंट्स के कोड 25 लाइन से ज़्यादा बड़े होंगे उन्हें हम 25 लाइन के स्लॉट में देखेंगे। साइड बार मेन्यू का 25 लाइन तक का कोड अभी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। लाइन नंबर 50 तक का कोड अभी शो हो रहा है। लाइन नंबर 50 से आगे का कोड अभी आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। यहाँ हमने एंटिटी डिजाइन लाइब्रेरी के मेन्यू कंपोनेंट का यूज किया है और उसकी हेल्प से साइड बार मेन्यू जनरेट किया है। यहाँ ऑन क्लिक पर हैंडल मेन्यू क्लिक फंक्शन का यूज किया है, जिसका कोड अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। पब्लिक लेआउट के लिए हमने ऑथ लेआउट कंपोनेंट बनाया, उसका कोड अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। पब्लिक लेआउट्स में हमने UI डिजाइन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। लेफ्ट साइड में फॉर्म एरिया है और राइट साइड में इमेज एरिया है। लेफ्ट साइड के फॉर्म एरिया के लिए लाइन नंबर 9 से लाइन नंबर 21 तक का कोड है और राइट साइड की इमेज के लिए हमने राइट सेक्शन नाम से एक डिव बनाई है और उसमें CSS की हेल्प से इमेज शो की है। लेआउट कंपोनेंट में जो चाइल्ड कंपोनेंट शो होगा वो चिल्ड्रन प्रॉप्स के थ्रू हमने लाइन नंबर 18 पर यूज किया है। डैशबोर्ड लेआउट का कोड अभी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब आपकी स्क्रीन पर लाइन नंबर 25 के आगे का कोड शो हो रहा है। अब आपकी स्क्रीन पर लाइन नंबर 51 से आगे का कोड शो हो रहा है। अब आपकी स्क्रीन पर लाइन नंबर 75 से आगे का कोड शो हो रहा है। अब आपकी स्क्रीन पर लाइन नंबर 100 से आगे का कोड शो हो रहा है। अब आपकी स्क्रीन पर लाइन नंबर 125 से आगे का कोड शो हो रहा है। दोस्तों, यहाँ हमने लाइन नंबर 78 पर साइड बार मेन्यू कंपोनेंट का यूज किया है। इसमें हमने 2 प्रॉप्स पास किए हैं, यूजर रोल और कोलैप्स। कोलैप्स स्टैट की हेल्प से हम लेफ्ट साइड मेन्यू को शो हाइड कर पा रहे हैं, जबकि यूजर रोल प्रॉप्स की हेल्प से हम साइड बार मेन्यू में रोल के अकॉर्डिंग मेन्यू शो कर पाएंगे। साइड बार मेन्यू के बाद लाइन नंबर 86 पर क्लाइंट बटन की हेल्प से हमने एक टॉगल बटन बनाया है। टॉप राइट कॉर्नर पर यूजर की इमेज, यूजर का नेम और रोल, इन्हें शो करने के लिए हमने लाइन नंबर 99 से ड्रॉप डाउन कंपोनेंट का यूज किया है। इसमें यूज होने वाला हैंडल यूजर मेन्यू क्लिक फंक्शन अभी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। उसमें सेकंड की अर्थात लॉग आउट से हमने लॉग आउट फंक्शन का यूज किया है। लॉग आउट फंक्शन का कोड अभी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। यहाँ हमने लाइन नंबर 39 पर लॉग आउट API का कॉल किया है और उसमें हेडर्स के थ्रू एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन दोनों सेंड किए हैं। लॉग आउट API से रेस्पॉन्स आने के बाद लाइन नंबर 48 पर हमने नेक्स्ट ऑथ का साइन आउट फंक्शन कॉल किया है और उसके बाद लाइन नंबर 49 पर हमारे प्रोजेक्ट के ट्रिगर को साइन इन पेज पर रिडायरेक्ट किया है।
डैशबोर्ड लेआउट में लाइन नंबर 123 पर चिल्ड्रन प्रोब के थ्रू चाइल्ड कंपोनेंट्स का यूज किया है। एक हमने मेन कंपोनेंट नाम से कंपोनेंट बनाया है। इस कंपोनेंट का यूज ग्लोबल लेवल पर कोई फंक्शनलिटी ऐड करनी हो, जैसा कि पोस्टर मैसेजेस के लिए हम कंपोनेंट ऐड करते हैं, उस तरह की फंक्शनलिटी के लिए हम इस कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं। अभी हमारी स्क्रीन पर साइन इन फॉर्म कंपोनेंट का कोड शो हो रहा है। लाइन नंबर 22 से आगे का कोड अब हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। लाइन नंबर 45 से आगे का कोड अब हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस कंपोनेंट में हमने एंटिटी डिजाइन लाइब्रेरी के फोरम कंपोनेंट का यूज किया है और इसमें सिर्फ मोबाइल और पासवर्ड के फील्ड रखे हैं। उसके अलावा लाइन नंबर 53 पर हमने बटन कंपोनेंट का यूज किया है और साइन अप पेज पे मूव करने के लिए लाइन नंबर 62 पर हमने लिंक कंपोनेंट का यूज किया है। कोड को सिंपल रखने के लिए अभी हमने मोबाइल और पासवर्ड फील्ड के लिए कोई वैलिडेशन रूल नहीं लिखे हैं। फॉर्म कंपोनेंट के ऑन फिनिश हैंडलर पर कॉल होने वाले फंक्शन का कोड अभी हमारे स्क्रीन पर शो हो रहा है। यहाँ सिंपली हमने ऑन फिनिश फंक्शन, जो कि हमारा पेरेंट कंपोनेंट में यूज किया जाएगा, उसमें वैल्यूज को पास किया है। अभी हमारी स्क्रीन पर साइन अप फॉर्म का कोड शो हो रहा है। लाइन नंबर 22 से आगे का कोड अब हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। लाइन नंबर 41 से आगे का कोड अब हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब हमारी स्क्रीन पर लाइन नंबर 64 से आगे का कोड शो हो रहा है। इस कंपोनेंट में हमने जो हमारे यूजर प्रोफाइल के लिए मैंडेटरी फील्ड्स थे, सिर्फ उनके इनपुट रखे हैं। कोड को सिंपल रखने के लिए यहाँ भी हमने रूल्स वैलिडेशन का कोड नहीं लिखा है। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड और रोल, ये फील्ड्स हमारे यूजर प्रोफाइल के लिए मैंडेटरी फील्ड्स हैं और इन फील्ड्स की हेल्प से हम रजिस्ट्रेशन फ्लो आसानी से समझ सकते हैं। ऑन फिनिश पर यूज होने वाले हैंडल सबमिट फंक्शन का कोड अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। यहाँ भी हमने सिंपली ऑन फिनिश फंक्शन, जो कि इस कंपोनेंट के पेरेंट कंपोनेंट से प्रॉप्स के थ्रू हमें मिलेगा, उसमें वैल्यूज को पास किया है। लाइन नंबर 23 पर हमने फॉर्म फील्ड में यूज होने वाले डमी डेटा को शो किया है। आर्टिकल लिस्ट कंपोनेंट का कोड अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। लाइन नंबर 26 से आगे का कोड अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। लाइन नंबर 50 से आगे का कोड अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। बचा हुआ लाइन नंबर 75 से आगे का कोड अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस कंपोनेंट में हमने न्यूज आर्टिकल्स का इमेज, टाइटल और कंटेंट शो किया है और इसे शो करने के लिए हमने HTML की सिंपल टेबल का यूज किया है। इसके अलावा डेटा गेट करने के लिए हमने लाइन नंबर 33 पर यूज इफेक्ट हुक की हेल्प से गेट ऑल आर्टिकल्स फंक्शन का यूज करते हुए आर्टिकल्स को गेट किया है। आर्टिकल्स गेट करने के बाद लाइन नंबर 37 पर सेट डेटा फंक्शन की हेल्प से हमने डेटा में आर्टिकल्स को सेट किया है। यहाँ लाइन नंबर 21 पर जो कोड कमेंट किया हुआ है, वह कोड हमारे पिछले चैप्टर में यूज किया गया था। उसके थ्रू आर्टिकल्स को गेट किया था, लेकिन उस समय वो API विदाउट ऑथेंटिकेशन के यूज की गई थी। लेकिन अब हम आर्टिकल्स को गेट करने के लिए ऑथेंटिकेशन के साथ API को यूज करेंगे। इसके लिए हमने Axios का यूज किया है। लाइन नंबर 25 से आगे का कोड अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है, जबकि बचा हुआ लाइन नंबर 50 से आगे का कोड अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस कोड में लाइन नंबर 5 पर हमने Axios का
इंस्टेंस क्रिएट किया है। उसके बाद लाइन नंबर 11 पर उस इंस्टेंस में इंटरसेप्टर की हेल्प से एवरी रिक्वेस्ट पर एक्सेस टोकन को सेट किया है। अगर हमारे रेस्पॉन्स में कोई एरर आता है, उस कंडीशन में लाइन नंबर 30 से आगे का कोड एक्टिव हो जाएगा। यहाँ अगर रिफ्रेश टोकन एक्सपायर होता है, उस कंडीशन में हमने मैसेजेस के थ्रू चेक किया है, और लाइन नंबर 36 पर अगर कोई मैसेज रिफ्रेश टोकन एक्सपायर होने से रिलेटेड होता है, तो लाइन नंबर 42 पर हमने नेक्स्ट ओथ का साइन आउट फंक्शन कॉल किया है, और उसके थ्रू हमने साइन इन पेज पर हमारे प्रोजेक्ट के ट्रिगर को रिडायरेक्ट किया है। लाइन नंबर 57 पर जब भी हमारा एक्सेस टोकन एक्सपायर होगा, तो हमें बैकएंड से 401 का स्टेटस कोड मिलेगा। उस कंडीशन में हम गेट सेशन फंक्शन, जो कि नेक्स्ट ओथ का फंक्शन है, उसके थ्रू दोबारा सेशन गेट करेंगे, और सेशन से एक्सेस टोकन गेट करके हम हमारी एपीआई में यूज करेंगे। हमारी इस एप्लीकेशन में यूज होने वाले कांस्टेंट को हमने कांस्टेंट फाइल में रखा है, जो हमारी स्क्रीन पर अभी शो हो रहा है। लाइन नंबर 25 से आगे का कोड अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। डैशबोर्ड लेआउट में लाइन नंबर 27 पर जो हमने यूज ओथ का यूज किया है, और उसके थ्रू यूजर नेम, प्रोफाइल पिक और यूजर रोल के साथ स्टेटस गेट किया है, उस बुक का कोड अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। लाइन नंबर 21 से आगे का कोड अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब हमारी स्क्रीन पर लाइन नंबर 34 से आगे का कोड शो हो रहा है। यहाँ लाइन नंबर 10 पर यूज इफेक्ट हुक की हेल्प से हमने गेट सेशन, जो कि नेक्स्ट ओथ का फंक्शन है, उसके थ्रू सेशन गेट किया है, और सेट एक्सेस टोकन फंक्शन की हेल्प से एक्सेस टोकन स्टेट में सेट किया है। सक्सेसफुली सेशन गेट करने के बाद सेक्शन के यूजर ऑब्जेक्ट से हमने फर्स्ट नेम और सेकंड नेम मिला करके यूजर नेम बनाया है, और प्रोफाइल पिक्चर के लिए हमने प्रोफाइल पिक की का यूज किया है। उसी तरीके से सेशन के यूजर ऑब्जेक्ट में रोल की पर हमारा जो रोल टाइप है उसे गेट किया है। इस तरीके से हमने यूज ऑथ हुक की हेल्प से यूजर, एक्सेस टोकन, स्टेटस, इज ऑथेंटिकेट, यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर और यूजर रोल ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड सभी बेसिक स्टेट को मैनेज किया है। अभी हमारी स्क्रीन पर auth.scss फाइल का कोड शो हो रहा है। लाइन नंबर 25 से आगे का कोड अभी शो हो रहा है। लाइन नंबर 45 से आगे की क्लासेस अभी शो हो रही है। लाइन नंबर 45 से आगे की CSS क्लासेस अभी शो हो रही है। बची हुई क्लासेस लाइन नंबर 69 से आगे का कोड अभी शो हो रहा है। कॉमन टेबल स्टाइल सीट का कोड अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। लाइन नंबर 25 से आगे का कोड अब शो हो रहा है। डैशबोर्ड लेआउट को डिजाइन करने के लिए डैशबोर्ड CSS का कोड अभी शो हो रहा है। लाइन नंबर 24 से आगे का कोड अब शो हो रहा है। अभी हमारी स्क्रीन पर लाइन नंबर 43 से आगे का कोड शो हो रहा है। अभी हमारी स्क्रीन पर बचा हुआ लाइन नंबर 67 से आगे का कोड शो हो रहा है। मेन CSS का कोड अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। लाइन नंबर 25 से आगे का कोड अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। लाइन नंबर 50 से आगे का कोड अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। बाकी बचा हुआ लाइन नंबर 75 से आगे का कोड अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। अभी हमारी स्क्रीन पर ग्लोबल CSS का कोड शो हो रहा है। इसमें हमने सभी CSS फाइल्स को इंपोर्ट किया है। अब अगर हम बात करना चाहें
एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की, तो नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट और प्रोडक्शन मोड दोनों के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट वेरिएबल सेटअप करने के लिए अलग अलग फाइलें होती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभी .env फाइल जो कि डिफ़ॉल्ट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के लिए है। इसके बाद .env.local यह है .env.development के नाम से भी सेव की जाती है। इस फाइल में डेवलपमेंट मोड के लिए एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेव किया जाता है, जबकि .env.production फाइल में हमें प्रोडक्शन के टाइम यूज होने वाले एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेव करते हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को देखने के बाद अब हम हमारे प्रोजेक्ट की मेन फाइल _app.tsx के नाम से है उसको एक्सप्लोर करते हैं। अभी हमारी स्क्रीन पर app.tsx फाइल के लाइन नंबर 25 तक का कोड शो हो रहा है। अब हमारी स्क्रीन पर लाइन नंबर 25 से आगे का कोड शो हो रहा है। दोस्तों, इस फाइल में लाइन नंबर 18 पर ऐड कंपोनेंट का यूज किया गया है। यह ऐड कंपोनेंट Next.js का कंपोनेंट है और इसके थ्रू हम टाइटल और मेटा डेटा को मैनेज करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फाइल में जो हमने मेटा डेटा की सेटिंग की है वह ग्लोबल लेवल पर है। अगर हमें किसी भी पेज में पेज लेवल पर इस हेड कंपोनेंट का यूज करके हम मेटा डेटा और टाइटल को ओवरराइट कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट फाइल जो कि _document.tsx के नाम से हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में होती है, उसका कोड शो हो रहा है। यहाँ हेड कंपोनेंट Next.js के डॉक्यूमेंट फोल्डर से लिया गया है और इसका यूज फेविकॉन आइकन और स्टैटिक किसी फाइल को सेट करने के लिए किया जाता है। अर्थात _document फाइल का यूज उन फेविकॉन आइकन्स या लिंक्स को मैनेज करने में होता है जो कि हमें पूरे प्रोजेक्ट में एक जगह सेट करना है, जबकि _app.tsx फाइल में हेड का यूज डायनेमिकली मेटा डेटा और पेज के टाइटल को चेंज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अब हम बात करें index.tsx फाइल की, तो यह फाइल हमारे प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग पॉइंट, अर्थात जब हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो यह फाइल लोड होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने इंडेक्स फाइल में साइन इन पेज को कॉल किया है। साइन इन पेज का कोड समझने से पहले ऑथ फोल्डर में जो हमने नेक्स्ट का कोड लिखा है उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने साइन इन और साइन अप के लिए नेक्स्ट का यूज किया है। अभी आपकी स्क्रीन पर लाइन नंबर 27 तक का कोड शो हो रहा है। अब आपकी स्क्रीन पर लाइन नंबर 24 से आगे का कोड शो हो रहा है। अब हमारी स्क्रीन पर लाइन नंबर 50 से आगे का कोड शो हो रहा है। अब हमारी स्क्रीन पर लाइन नंबर 70 से आगे का कोड शो हो रहा है। अब हमारी स्क्रीन पर लाइन नंबर 90 से आगे का कोड शो हो रहा है। अब हमारी स्क्रीन पर लाइन नंबर 118 से आगे का कोड शो हो रहा है। अब हमारी स्क्रीन पर लाइन नंबर 140 से आगे का कोड शो हो रहा है। अब हमारी स्क्रीन पर लाइन नंबर 166 से आगे का कोड शो हो रहा है। अब हमारी स्क्रीन पर लाइन नंबर 192 से आगे का कोड शो हो रहा है। अब हमारी स्क्रीन पर लाइन नंबर 213 से आगे का कोड शो हो रहा है और अंत में हमारी स्क्रीन पर बचा हुआ लाइन नंबर 238 से आगे का कोड शो हो रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट का जो यूज केस हमारी एप्लीकेशन में हुआ है उसका समराइज वर्जन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसमें 3 मेन पॉइंट बनाए गए हैं। पहला, ऑथ ऑप्शंस जो कि नेक्स्ट का मेन कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा, पैच एपीआई जो कि कस्टम पैच हेल्पर फंक्शन है। तीसरा है सेट टोकन्स जो टोकन्स को अपडेट करने में हमारी हेल्प करता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट के मेन कॉन्फ़िगरेशन की, जब हम नेक्स्ट में JWT स्ट्रेटजी का यूज करते हैं उस समय टोकन जनरेट करने में सीक्रेट की ज़रूरत होती है और इसे हमने env फाइल से इंपोर्ट करके सेट किया है। इसके बाद प्रोवाइडर्स ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने क्रेडेंशियल प्रोवाइडर
दो जगह यूज लिया है। पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए और दूसरी बार लॉगिन के लिए। रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दोनों में एपीआई कॉल के लिए हमने फैच एपीआई का यूज किया है, जिसका कोड राइट साइड में एक अलग सेक्शन में शो हो रहा है। उसके बाद कस्टम पेजेस सेक्शन से हम हमारे प्रोग्राम को सक्सेसफुली लॉगिन, सक्सेसफुली लॉग आउट और किसी एरर के केस में जिस पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहें वो पाथ डिफाइन करते हैं। पेजेस के बाद कॉलबैक्स का सेक्शन है। कॉलबैक्स में 3 फंक्शन बनाए हुए हैं। पहला JWT, दूसरा सेशन और तीसरा रिडायरेक्ट। JWT फंक्शन टोकन को क्रिएट करने का और रिफ्रेश करने का काम करता है, जबकि सेशन जब फ्रंट एंड को ज़रूरत हो उस समय सेशन प्रोवाइड करता है, और रिडायरेक्ट फंक्शन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट को रिडायरेक्ट करता है। और सबसे लास्ट में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑथ ऑप्शंस को हमने नेक्स्ट ऑथ फंक्शन के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया है और उसका जो रिजल्ट आएगा उसे हमने एक्सपोर्ट किया है। नेक्स्ट ऑथ का पूरा कोड एक साथ देखने के बाद अब हम पॉइंट वाइज नेक्स्ट ऑथ का कोड देखते हैं। लाइन नंबर 53 पर ऑथ ऑप्शंस नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसे नेक्स्ट ऑथ के मेन फंक्शन में लाइन नंबर 268 पर पास किया है। अब हम ऑथ ऑप्शंस ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। ऑथ ऑप्शंस ऑब्जेक्ट में हमने लाइन नंबर 54 पर सीक्रेट की को सेट किया है, जो कि हमने .env फाइल से इंपोर्ट किया है। लाइन नंबर 151 पर हमने पेजेस की पर एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया है। इसके थ्रू हम नेक्स्ट ऑथ को सक्सेसफुली साइन इन होने पर, साइन आउट होने पर और किसी भी पॉइंट पर एरर जनरेट होने पर जो हमारी एप्लीकेशन के रिडायरेक्शन है वो बता रहे हैं। अगर हम पेजेस ऑब्जेक्ट पास नहीं करते हैं तो नेक्स्ट ऑथ बिल्ट इन यूआई का यूज करता है। सबसे लास्ट में लाइन नंबर 265 पर हमने डिबग को ट्रू किया है। इसकी हेल्प से डेवलपमेंट मोड में हमें लॉग देखने में बेनिफिट होता है। डिबग की को हम प्रोडक्शन मोड में फॉल्स सेट करते हैं। अब हम प्रोवाइडर्स की को एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, प्रोवाइडर्स में हमने क्रेडेंशियल प्रोवाइडर का यूज किया है। हमने यहाँ एक रजिस्ट्रेशन के लिए और एक लॉगिन के लिए दो जगह क्रेडेंशियल प्रोवाइडर का यूज किया है। अभी हमारी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन के लिए यूज किए गए क्रेडेंशियल प्रोवाइडर का कोड शो हो रहा है। यहाँ हमने लाइन नंबर 62 पर रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी फील्ड्स को डिक्लेयर किया है। उसके बाद लाइन नंबर 70 पर क्रेडेंशियल प्रोवाइडर का मेन फंक्शन ऑथराइज यूज लिया है और उसमें इन क्रेडेंशियल्स को वैलिडेट किया है। यहाँ लाइन नंबर 60 पर हमने एक आईडी पास किया है। सभी क्रेडेंशियल प्रोवाइडर्स में यह आईडी यूनिक होती है। हमारे केस में हमने रजिस्टर के लिए साइन अप और लॉगिन के लिए साइन इन यूज किया है। इसके बाद लाइन नंबर 72 पर हमने बेसिक यूजर इंफॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। लाइन नंबर 83 पर फैच एपीआई फंक्शन की हेल्प से हमने रजिस्टर किया है और उसका रेस्पॉन्स गेट किया है। फैच एपीआई फंक्शन में दो पैरामीटर पास किए गए हैं, पहला एंड पॉइंट और दूसरा रिक्वेस्ट बॉडी। अभी हमारी स्क्रीन पर फैच एपीआई फंक्शन का कोड शो हो रहा है। यहाँ हमने जावास्क्रिप्ट के फैच फंक्शन का यूज किया है। उसका कोड आप देख के आसानी से समझ सकते। लाइन नंबर 83 पर सक्सेसफुली रजिस्टर होने के बाद रेस्पॉन्स गेट करते हैं। अगर रेस्पॉन्स प्रॉपर मिलता है तो हमने लाइन नंबर 90 पे एक डमी यूजर रिटर्न किया है। दोस्तों, रजिस्टर होने के बाद अगर सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं तो जो रिटर्न होगा उस ऑब्जेक्ट में एक आईडी वैल्यू जरूर होनी चाहिए। क्रेडेंशियल प्रोवाइडर के थ्रू रजिस्टर फंक्शनलिटी को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लॉगिन फंक्शनलिटी एक्सप्लोर करेंगे। अभी हमारी स्क्रीन पर लॉगिन से रिलेटेड फंक्शनलिटी जो कि हमने क्रेडेंशियल प्रोवाइडर की हेल्प से बनाई है वो शो हो रही है। यहाँ हमने क्रेडेंशियल प्रोवाइडर को आईडी साइन इन दी है। यह आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए। उसके बाद लाइन नंबर 106 पर क्रेडेंशियल्स के अंदर मोबाइल और पासवर्ड के रूल डिफाइन किए हैं। क्रेडेंशियल प्रोवाइडर के मेन फंक्शन ऑथराइज में क्रेडेंशियल्स को पास करके वैलिडेट किया है लाइन नंबर 110 पर।
उसके बाद लाइन नंबर 112 पर हमने रिक्वेस्ट बॉडी तैयार की है और लाइन नंबर 118 पर हमने फैच एपीआई फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास किए हैं, पहला एंड पॉइंट, दूसरा रिक्वेस्ट बॉडी। अभी हमारी स्क्रीन पर फैच एपीआई फंक्शन शो हो रहा है। यहाँ हमने जावास्क्रिप्ट का सिंपली फैच फंक्शन यूज किया है और उसके थ्रू रेस्पॉन्स गेट करके रेस्पॉन्स को रिटर्न किया है। इसका पूरा कोड आप देख के आसानी से समझ सकते हैं। लॉगिन फंक्शनलिटी में लाइन नंबर 118 पर सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद रेस्पॉन्स गेट किया है और इस रेस्पॉन्स को वैलिडेट और सक्सेसफुली चेक करने के बाद अगर लॉगिन सक्सेसफुली होता है तो हमें बैकएंड से यूजर एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन और एक्सपायर टाइम मिलेगा। उसे हमने लाइन नंबर 132 पर एक ऑब्जेक्ट में सेट करके रिटर्न किया है। दोस्तों, प्रोवाइडर्स में हमने दो जगह क्रेडेंशियल प्रोवाइडर का यूज किया है, एक रजिस्टर के टाइम, एक लॉगिन के टाइम। क्रेडेंशियल प्रोवाइडर के सक्सेसफुली रिटर्न के बाद कॉलबैक फंक्शन एक्टिव होते हैं। कॉलबैक्स में अभी हमारे सामने JWT, सेशन और रिडायरेक्ट फंक्शन शो हो रहे हैं। क्योंकि रजिस्टर के टाइम हमने डमी डेटा रिटर्न किया है, इस वजह से एप्रोप्रिएट डेटा ना होने के कारण कॉलबैक के JWT और सेशन फंक्शन को लगभग बाईपास करके रिडायरेक्ट फंक्शन के थ्रू हमारे प्रोजेक्ट का ट्रिगर साइन इन पेज पर चले जाएगा। लेकिन सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद क्योंकि हमने एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन और यूजर की वैलिड इंफॉर्मेशन रिटर्न की है, इस वजह से कॉलबैक का JWT, सेशन और रिडायरेक्ट तीनों फंक्शन प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होंगे। अब हम JWT, सेशन और रिडायरेक्ट तीनों फंक्शन को एक एक करके समझते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, JWT फंक्शन में टोकन और यूजर हमें दो पैरामीटर मिलते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यूजर पैरामीटर हमें सिर्फ फर्स्ट टाइम JWT के कॉल होने पर ही मिलता है, सेकेंड टाइम यूजर की अनडिफाइंड होती है। तो यहाँ हमने लाइन नंबर 157 पर सेट टोकन फंक्शन की हेल्प से टोकन पैरामीटर में जो लॉगिन के टाइम एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन और टाइम और यूजर की डिटेल आई थी वो सेट की है। अभी हमारी स्क्रीन पर सेट टोकन्स फंक्शन का कोड शो हो रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, टोकन की पर हमने एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन का एक्सपायरी टाइम सेट किया है। अब लाइन नंबर 159 पर अपडेटेड टोकन में बैकएंड से मिले हुए सभी टोकन सेट हो चुके हैं। उसके बाद हमने लाइन नंबर 161 पर यूजर का डेटा भी यहाँ सेट किया है। उसके बाद लाइन नंबर 161 पर हमने यूजर की पर न्यू यूजर का डेटा भी सेट किया है और लाइन नंबर 162 पर अपडेटेड टोकन को रिटर्न किया है। लाइन नंबर 162 पर फर्स्ट टाइम में अपडेटेड टोकन रिटर्न होने के कारण इसके आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, जबकि सेकेंड टाइम में जब हम कॉलबैक के JWT फंक्शन का यूज करेंगे उस समय हमारे लाइन नंबर 166 से आगे की कोड एग्जीक्यूट होंगे। लाइन नंबर 166 पर हमने एक्सेस टोकन का एक्सपायरी टाइम चेक किया है। अगर टाइम एक्सपायर नहीं हुआ है तो हमने टोकन रिटर्न किया है। अदरवाइज लाइन नंबर 174 पर रिफ्रेश टोकन API को कॉल किया है और न्यू रिफ्रेश टोकन गेट किया है। उसके बाद लाइन नंबर 185 पर न्यू एक्सेस टोकन गेट करके लाइन नंबर 191 पर हमने दोबारा सेट टोकन्स फंक्शन की हेल्प से टोकन्स को सेट किया है और अपडेटेड टोकन को रिटर्न किया है। अगर किसी कारण से एक्सेस टोकन नहीं मिलता है तो हमने लाइन नंबर 187 पर एरर थ्रो किया है। अब हम बोथ ऑप्शंस के कॉलबैक ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। कॉलबैक ऑब्जेक्ट में हमने तीन फंक्शन यूज लिए हैं, एक JWT, सेशन और रिडायरेक्ट। JWT फंक्शन टोकन को क्रिएट करता है और उसे रिफ्रेश करता है और JWT फंक्शन ही टोकन को ब्राउजर की कुकी में स्टोर करता है और सेशन फंक्शन कुकी में जो टोकन सेव है उससे कंटेंट के लिए सेशन को कस्टमाइज करता है और रिटर्न करता है। और रिडायरेक्ट फंक्शन साइन इन, साइन आउट और एरर होने की कंडीशन में
हमारे प्रोजेक्ट का ट्रिगर किस पेज पर मूव होना चाहिए वो डिसाइड करता है। JWT फंक्शन में हमें दो आर्ग्यूमेंट मिलते हैं, एक टोकन और दूसरा यूजर। यहाँ टोकन का मतलब जो ब्राउजर की कुकी में नेक्स्ट ऑथ के थ्रू टोकन सेव किया गया है उससे है, जबकि यूजर का मतलब जो हमने क्रेडेंशियल प्रोवाइडर के थ्रू लॉगिन और रजिस्टर के टाइम सक्सेसफुली लॉगिन और सक्सेसफुली रजिस्टर के बाद जो ऑब्जेक्ट हमने रिटर्न किया था उससे है। जैसा कि हम जानते हैं कि सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद हमने प्रॉपर यूजर ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया था। इस वजह से लॉगिन होने के बाद जब कॉलबैक का JWT फंक्शन कॉल होगा तो उसमें प्रॉपर यूजर मिलेगा। अब हम JWT फंक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। जब फर्स्ट टाइम यूजर मिलेगा तो लाइन नंबर 158 पर हमने यूजर को चेक किया है और उसके बाद लाइन नंबर 159 पर सेट टोकन फंक्शन की हेल्प से टोकन आर्ग्यूमेंट में यूजर से लिए गए एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन का एक्सपायरी टाइम को सेट किया है। अभी हमारी स्क्रीन पर सेट टोकन फंक्शन शो हो रहा है। सेट टोकन्स फंक्शन का कोड आप देख के आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ हमने एक प्रकार से टोकन ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड किया है और उसमें एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन का एक्सपायरी टाइम सेट किया है। लाइन नंबर 159 पर अपडेटेड टोकन को गेट करने के बाद हमने लाइन नंबर 161 पर यूजर की में अपडेटेड यूजर डिटेल को ऐड किया है और लाइन नंबर 162 पर हमने अपडेटेड टोकन को रिटर्न किया है। लेकिन सेकंड टाइम अर्थात जब हम यूज सेशन या गेट सेशन फंक्शन कॉल करते हैं उस समय यूजर आर्ग्यूमेंट नहीं मिलता है, उस समय इसे सिर्फ टोकन मिलता है। इस वजह से लाइन नंबर 166 पर हमने टोकन की एक्सपायरी टाइम चेक किया है और अगर टोकन वैलिड है तो हमने लाइन नंबर 168 पर टोकन रिटर्न किया है। अगर टोकन वैलिड नहीं होता है तो लाइन नंबर 174 पर जावा स्क्रिप्ट की फेच API के थ्रू रिफ्रेश टोकन की हेल्प से बैकएंड से न्यू टोकन्स गेट किए हैं। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, रिफ्रेश टोकन API पर बैकएंड हमें एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन की एक्सपायरी टाइम रिटर्न करता है। इस तरीके से हमने लाइन नंबर 191 पर टोकन की पर न्यू अपडेटेड एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन का एक्सपायरी टाइम आया है उसे सेट किया है और यहाँ से रिटर्न भी किया है। इस तरीके से JWT फंक्शन हमेशा अपडेटेड टोकन रिटर्न करेगा और अगर टोकन एक्सपायर होगा तो उसे रिफ्रेश करके रिटर्न करेगा। JWT फंक्शन के बाद अब हम सेशन फंक्शन देखते हैं। अभी हमारी स्क्रीन पर सेशन फंक्शन का कोड शो हो रहा है। सेशन फंक्शन में भी हमें दो आर्ग्यूमेंट मिलते हैं, एक सेशन और एक टोकन। यह टोकन वही टोकन है जो JWT फंक्शन ने हमें रिटर्न किया था, अर्थात सेशन फंक्शन में हमें हमेशा अपडेटेड टोकन मिलेगा। यहाँ फंक्शन का नाम सेशन और इसमें आर्ग्यूमेंट का नाम भी सेशन होने से थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। सेशन फंक्शन कंटेंट के लिए अपडेटेड सेशन रिटर्न करता है। सेशन फंक्शन के बाद हम रिडायरेक्ट फंक्शन को देखते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, रिडायरेक्ट फंक्शन में नॉर्मली हमारे प्रोजेक्ट का लॉगिन, लॉगआउट और किसी कंडीशन में एरर आने पर हमारे प्रोजेक्ट के ट्रिगर को किस पेज पर रिडायरेक्ट करना है उसका कोड लिखा हुआ है, जो कि आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट ऑथ के कॉलबैक्स को आसान भाषा में समझने के लिए हमारी स्क्रीन पर एक टेबल शो हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं, सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम डमी यूजर रिटर्न करते हैं। कॉलबैक्स का JWT फंक्शन डमी यूजर को टोकन अर्थात कुकी के अंदर सेट करता है, लेकिन क्योंकि डिटेल डमी यूजर की है तो वह हमारी एप्लीकेशन में कोई यूजफुल नहीं है। इसके बाद सेशन फंक्शन कॉल होता है और सेशन फंक्शन में एक्सेस टोकन ना होने की वजह से वह भी हमारी एप्लीकेशन के लिए कुछ नहीं कर पाता है। इसके बाद रिडायरेक्ट फंक्शन कॉल होता है और रिडायरेक्ट फंक्शन हमारे प्रोग्राम के ट्रिगर को साइन इन पेज पर ले जाता है, जबकि सक्सेसफुली लॉगिन होने के केस में JWT फंक्शन को रियल यूजर और टोकन्स का डेटा मिलता है और JWT फंक्शन यूजर
और टोकन्स को टोकन अर्थात कुकी में सेट करता है। JWT फंक्शन की हेल्प से सेव किए हुए टोकन्स को हम नेक्स्ट टोकन के नाम से देख सकते हैं। अगर हमारी एप्लीकेशन सिक्योर राउट अर्थात HTTPS का यूज करती है तो कुकीज़ के नाम के आगे सिक्योर जुड़ जाता है। नेक्स्टओथ का जो वर्जन हम यूज कर रहे हैं उस केस में कुकीज़ के यही नाम है। अगर आप आने वाले टाइम में अगर नेक्स्टओथ का दूसरा वर्जन यूज लेते हैं उस केस में कुकीज़ के ये नेम चेंज हो सकते हैं। JWT फंक्शन के बाद सेशन फंक्शन कॉल होता है और यह सेशन को रिटर्न करता है और रिडायरेक्ट फंक्शन हमारे प्रोग्राम के ट्रिगर डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट करता है। अब अगर हम बात करें यूज सेशन या गेट सेशन की, इन फंक्शन की हेल्प से अगर हम सेशन गेट करना चाहें तो पहले JWT फंक्शन कुकीज़ से टोकन गेट करता है और जैसा कि हमने हमारे कोड में देखा कि वहाँ एक्सेस टोकन का टाइम चेक किया जाता है। अगर टाइम एक्सपायर हो चुका है तो रिफ्रेश टोकन की हेल्प से न्यू एक्सेस टोकन गेट किया जाता है और इसके बाद JWT फंक्शन सेशन फंक्शन को टोकन को रिटर्न करता है और सेशन फंक्शन उस टोकन को ब्राउज़र को रिटर्न करता है, जिसकी हेल्प से हम ब्राउज़र में यूजर की डिटेल दिखा पाते हैं और एक्सेस टोकन पर यूज कर सकते हैं। इस केस में रिडायरेक्ट फंक्शन कॉल नहीं होता है। नेक्स्टओथ का कोड पूरा एक्सप्लोर करने के बाद अब हम साइन अप पेज को एक्सप्लोर करते हैं। अभी हमारी स्क्रीन पर साइन अप पेज का कोड शो हो रहा है। इस पेज के थ्रू हम यूजर को रजिस्टर करते हैं। लाइन नंबर 25 से आगे का कोड अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है और लाइन नंबर 50 से आगे का कोड अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस पेज के कोड को लाइन बाय लाइन देखने के बाद अब हम इसका वर्कफ्लो समझते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने लाइन नंबर 66 पर ऑथ लेआउट का यूज किया है और ऑथ लेआउट में साइन अप फॉर्म को एज ए चिल्ड्रन पास किया है। अभी हमारी स्क्रीन पर ऑथ लेआउट का कोड शो हो रहा है। यहाँ लाइन नंबर 18 पर चिल्ड्रन कंपोनेंट को पास किया गया है। साइन अप फॉर्म जो कि यहाँ एज ए चिल्ड्रन पास किया गया है उसमें हमने 3 प्रॉप्स पास किए हैं, ऑन फिनिश, क्लिक और फॉर्म। यहाँ ऑन फिनिश एक फंक्शन है जो यूजर के डेटा को सबमिट करने का काम करता है, जबकि क्लिक एक बूलियन वैल्यू है। इसका यूज हम एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो तब तक के लिए सबमिट बटन को डिसेबल करने में करते हैं। लाइन नंबर 26 से एंटिटी डिजाइन लाइब्रेरी के फॉर्म कंपोनेंट का इंस्टांस है। अब हम साइन अप फॉर्म में इन तीनों प्रॉप्स का यूज केस समझते हैं। अभी हमारी स्क्रीन पर साइन अप फॉर्म का कोड शो हो रहा है। इसमें लाइन नंबर 14 पर पेरेंट कंपोनेंट से आने वाली प्रॉप्स का इंटरफेस बनाया हुआ है और लाइन नंबर 20 पर इन तीनों प्रॉप्स को हमने रीस्ट्रक्चर किया है। ऑन फिनिश फंक्शन का यूज हमारी स्क्रीन पर लाइन नंबर 34 पर हुआ है, जबकि फॉर्म कंपोनेंट का यूज लाइन नंबर 42 पर हुआ है और लाइन नंबर 31 पर यूज इफेक्ट में हुआ है और क्लिक प्रॉप का यूज लाइन नंबर 77 पर बटन कंपोनेंट में लोडिंग दिखाने के लिए हुआ है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें यूज इफेक्ट में फॉर्म कंपोनेंट के यूज केस की, तो जैसा कि हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है, हमने फॉर्म कंपोनेंट में सेट फिल्स वैल्यू फंक्शन की हेल्प से फॉर्म कंपोनेंट में इनिशियल डेटा सेट किया है। यहाँ हमने रोल फील्ड की वैल्यू एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिफॉल्ट रखी है, क्योंकि इस फॉर्म की हेल्प से हम ओनली एडमिनिस्ट्रेटर रजिस्टर करेंगे। अब हम साइन अप पेज के ऑन फिनिश फंक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। ऑन फिनिश फंक्शन में हमने लाइन नंबर 30 पर क्लिक्ड स्टेट को अपडेट किया है। उसके बाद लाइन नंबर 32 पर हमने साइन इन फंक्शन का यूज किया है। यह साइन इन फंक्शन नेक्स्ट ऑथ के थ्रू इंपोर्ट किया गया है। साइन इन फंक्शन में हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं। पहला है आईडी, जो कि साइन इन फंक्शन के लिए यूनिक होती है और नेक्स्ट ऑथ में क्रेडेंशियल प्रोवाइडर में आईडी के साथ लिखी जाती है। दूसरा आर्ग्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारे फॉर्म की वैल्यू के साथ हमने 2 की एक्स्ट्रा ऐड की हैं। पहला है रिडायरेक्ट, जिसे फॉल्स सेट किया है, और दूसरा है कॉलबैक यूआरएल, जिसे हमने साइन इन सेट किया है।
रिडायरेक्ट फॉल्स सेट करने की वजह से नेक्स्ट ऑथ में जब सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन होगा तो नेक्स्ट ऑथ का रिडायरेक्शन बाईपास कर दिया जाएगा और जो कॉलबैक यूआरएल में हम यहाँ जो यूआरएल दे रहे हैं उस पे हमारा प्रोग्राम रिडायरेक्ट होगा। बाकी कोड आप देख के आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ लाइन नंबर 47 पर हमने राउटर के थ्रू साइन इन पेज पर प्रोग्राम के ट्रिगर को मूव किया है। जैसा कि हमने देखा क्लिक्ड स्टेट जो कि लाइन नंबर 25 पर डिफाइन है, उसका यूज साइन अप फॉर्म के रजिस्टर बटन पर लोडिंग दिखाने में होता है। इसे हमने लाइन नंबर 30 पर ट्रू सेट किया है और उसके बाद लाइन नंबर 53 पर हमने इसे फाइनली ब्लॉक में दोबारा फॉल्स सेट किया है। जैसा कि हमने देखा क्लिक्ड प्रोप का यूज रजिस्टर बटन पर लोडिंग आइकन दिखाने में किया जाता है, उसी तरह से हम इसका यूज बटन को डिसेबल करने में भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जिस एनटीडी लाइब्रेरी वर्जन का यूज कर रहे हैं उसमें जब किसी बटन में लोडिंग स्टेट ट्रू होता है उस कंडीशन में वह बटन ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। इसलिए हमने बटन प्रॉप्स में यहाँ दोबारा से डिसेबल प्रॉप का यूज नहीं किया है। इसके अलावा हमने लाइन नंबर 29 पर फोरम प्रॉप्स और रजिस्टर फोरम वैल्यू ये दो इंटरफेस यूज लिए हैं। फोरम प्रॉप्स एंटिटी डिजाइन से इंपोर्ट किया गया है, जबकि रजिस्टर फोरम वैल्यूज डिजाइंड इंटरफेस है जिसका कोड अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। लाइन नंबर 32 पर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन के बाद जो रेस्पॉन्स हमें मिलेगा उसका कोड अभी आपकी स्क्रीन पर राइट साइड में शो हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस रेस्पॉन्स में भी यूआरएल हमें रिटर्न में मिला है। रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के यूआरएल को डीस्ट्रक्चर करके यूज करने से ज़्यादा सुविधाजनक हमें स्टैटिकली लिखना रहता है। इस वजह से हमने लाइन नंबर 46 पर सिंपली हमारे प्रोजेक्ट को रिडायरेक्ट किया है। साइन अप पेज के ऑन फिनिश फंक्शन की फंक्शनलिटी को समझने के बाद अब हम साइन इन पेज को एक्सप्लोर करते हैं। अभी हमारी स्क्रीन पर साइन इन पेज का कोड शो हो रहा है। साइन इन पेज को हम लॉगिन पेज भी कह सकते हैं। अब हमारी स्क्रीन पर लाइन नंबर 25 से आगे का कोड शो हो रहा है और फाइनली अब हमारी स्क्रीन पर लाइन नंबर 46 से आगे का कोड शो हो रहा है। अगर हम बात करें कोड स्ट्रक्चर की तो इसमें लाइन नंबर 56 पर हमने ओथ लेआउट का यूज किया है। ओथ लेआउट में हमने साइन इन फॉर्म एज ए चिल्ड्रन पास किया है और साइन इन फॉर्म में हमने ऑन फिनिश, क्लिक और फॉर्म 3 प्रॉप्स पास किए हैं। साइन इन फॉर्म भी जैसा हमने साइन अप फॉर्म बनाया था उसी तरीके से यहाँ लाइन नंबर 13 पर हमने इंटरफेस डिजाइन किया है और लाइन नंबर 20 पर हमने इंटरफेस का यूज करते हुए ऑन फिनिश, क्लिक्ड और फॉर्म तीनों प्रॉपर्टीज को डीस्ट्रक्चर किया है। फॉर्म प्रॉप्स लाइन नंबर 27 पर और लाइन नंबर 38 पर यूज आ रही है, जबकि ऑन फिनिश फंक्शन हमारा लाइन नंबर 30 पर यूज किया गया है। क्लिक्ड प्रॉपर्टी का यूज जिस तरीके से हमने साइन अप फॉर्म में रजिस्टर बटन के लिए किया था उसी तरीके से साइन इन फॉर्म में भी हमने लाइन नंबर 51 पर लोडिंग स्टेट को मैनेज करने के लिए किया है, जो अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। अगर हम बात करें यूज इफेक्ट में फॉर्म स्टेट के यूज की, इसमें फॉर्म इंस्टेंस के सेट फील्ड्स वैल्यू मेथड का यूज किया गया है और उसमें मोबाइल और पासवर्ड को ब्लैंक पास किया है। यह एक प्रकार से इनिशियल डेटा रिप्रेजेंट करता है। लाइन नंबर 24 और 25 में हमने कमेंट के अंदर मोबाइल नंबर और पासवर्ड रखा हुआ है। ऐसा करने से हमारे कोड को समझना आसान होता है और जब हमारे प्रोजेक्ट का साइज इंक्रीज होता है उस समय अगर कोई डेटा टाइप मिसमैच होता है तो हमें कोड को डिबग करने में हेल्प मिलती है। साइन इन फॉर्म के कोड को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम पेरेंट कंपोनेंट जो कि साइन इन पेज है उस पर मूव करते हैं। साइन इन फॉर्म में साइन इन पेज में ऑन फिनिश फंक्शन की अगर हम बात करें जिसका कि कोड अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसमें लाइन नंबर 27 पर क्लिक्ड स्टेट को अपडेट किया है और सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद लाइन नंबर 29 पे रेस्पॉन्स गेट किया है। यहाँ भी हमने नेक्स्ट ऑथ का साइन इन फंक्शन यूज लिया है। जो साइन इन फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं, उसमें पहला आर्ग्यूमेंट आईडी होता है, वह यहाँ
साइन इन है। दोस्तों साइन अप पेज में हमने साइन अप आईडी ली थी, जबकि साइन इन पेज में हम साइन इन आईडी ले रहे हैं। साइन अप और साइन इन दोनों के लिए नेक्स्टऑथ का साइन इन फंक्शन यूज किया जाता है। फर्क सिर्फ इसमें जो हम पहला आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उस आईडी का होता है। अभी हमारे सामने जो कोड है उसमें हमने साइन इन फंक्शन का दूसरा आर्ग्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट पास किया है, जिसके अंदर मोबाइल और पासवर्ड हमारे फॉर्म की वैल्यूज हैं, और उसके अलावा रिडायरेक्ट को हमने फॉल्स सेट किया है। रिडायरेक्ट की को फॉल्स सेट करने की वजह से नेक्स्टऑथ उसके डिफ़ॉल्ट रिडायरेक्शन को इग्नोर करता है। यहाँ लाइन नंबर 38 पर हमने सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद हमारे प्रोग्राम के ट्रिगर को डैशबोर्ड पेज पर मूव किया है, और लाइन नंबर 43 पर क्लिक्ड स्टेट को दोबारा से अपडेट किया है। बाकी कोड आप देख के आसानी से समझ सकते हैं। साइन इन पेज का कोड समझने के बाद अब हम डैशबोर्ड पेज का कोड अंडरस्टैंड करते हैं। अभी हमारी स्क्रीन पर डैशबोर्ड पेज का कोड शो हो रहा है। इसमें हमने लाइन नंबर 8 पर डैशबोर्ड लेआउट का यूज किया है। अगर हम बात करें डैशबोर्ड लेआउट की, जिसका कोड अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसका कोड हम पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं। डैशबोर्ड लेआउट में हमने लाइन नंबर 123 पर चिल्ड्रन को पास किया है। डैशबोर्ड लेआउट के कोड को गो थ्रू करने के बाद अब हम हमारी एप्लीकेशन का लास्ट पेज, जो कि न्यूज पेज है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अभी हमारी स्क्रीन पर न्यूज पेज का कोड शो हो रहा है। यहाँ हमने डैशबोर्ड लेआउट के अंदर आर्टिकल लिस्ट कंपोनेंट को एज ए चिल्ड्रन पास किया है। आर्टिकल लिस्ट कंपोनेंट, जिसका कोड अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसका कोड भी हम पहले एक्सप्लोर कर चुके हैं। फिर भी अगर साधारण शब्दों में हम कहें तो इसमें हमने आर्टिकल्स को गेट किया है। आर्टिकल्स को गेट करने का कोड अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है, और उसके बाद हमने लाइन नंबर 63 पर आर्टिकल्स को शो किया है। इस तरीके से हमने हमारी एप्लीकेशन के सभी पेजेस के और सभी कंपोनेंट्स के कोड एक्सप्लोर किए हैं और उसे अंडरस्टैंड किया है। आइए अब हम हमारी एप्लीकेशन को एक बार रन करके देखते हैं। दोस्तों हमारी एप्लीकेशन को रन करके देखने के लिए सबसे पहले हम बैकएंड एप्लीकेशन को रन करेंगे। उसके लिए हमने, जैसा कि हम हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने विजुअल स्टूडियो कोड में हमारी बैकएंड एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, और इसका बिल्ड बना करके चेक करने के बाद हमने npm run कमांड से इसे रन किया है। अभी हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो रही है और वह 4422 पोर्ट को लिसन कर रही है। अब हम हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। अभी हमारी स्क्रीन पर हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन शो हो रही है। दोस्तों जब हमने हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन का बिल्ड बना करके चेक किया तो हमें दो वार्निंग्स मिली। एक वार्निंग के अनुसार हमें फैच डेटा फंक्शन को यूज कॉलबैक बुक में यूज करना चाहिए था, और दूसरी वार्निंग के अनुसार लाइन नंबर 46 पर फैच डेटा डिपेंडेंसी को ऐड करना चाहिए था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने हमारे कोड को अपडेट कर दिया है। अब हम हमारी एप्लीकेशन को रन करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन भी सक्सेसफुली रन हो चुकी है और यह पोर्ट नंबर 4411 को लिसन कर रही है। इस पॉइंट पर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सामने अभी हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन के दो URL शो हो रहे हैं, एक लोकल और एक नेटवर्क। दोस्तों लोकल URL से हम हमारे एप्लीकेशन को हमारी लोकल मशीन में चेक करते हैं। उसी तरीके से अगर हमें हमारी एप्लीकेशन को विदाउट डिप्लॉयमेंट के किसी दूसरे डिवाइस में चेक करना हो, उसके लिए सेकंड URL, जो कि नेटवर्क की के ऊपर अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसका यूज किया जाता है। अर्थात अगर कोई रेस्पॉन्सिव या टेस्टिंग में किसी डिवाइस के अकॉर्डिंग कोई बग हमारी एप्लीकेशन में आता है, उसे सॉल्व करने के लिए हमें नेटवर्क की के ऊपर शो होने वाले एंड पॉइंट को, जो कि अभी हमने सेलेक्टेड दिखाया हुआ है, उसे हमारे मोबाइल डिवाइस में डालकर चेक कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन के बग्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम हमारी एप्लीकेशन को ब्राउजर में रन करके देखते हैं। जैसा कि अभी हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है, हमारी एप्लीकेशन का फर्स्ट पेज लॉगिन ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम रजिस्टर करके देखेंगे। उसके लिए हम रजिस्टर पेज पे चलते हैं। हमारी एप्लीकेशन का रजिस्टर पेज ओपन हो चुका है। हमने यूजर रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डेटा फिल कर दिया है। अब हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं।
सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन का मैसेज आया और हमारा पेज साइन इन पेज पर रिडायरेक्ट हो गया है। अब हमें हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए हमने लॉगिन फॉर्म को फिलअप किया है और अब हम लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। सक्सेसफुली लॉगिन के बाद जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी हम डैशबोर्ड पेज पे आ चुके हैं। डैशबोर्ड पेज में वेलकम मैसेज दिखाया हुआ है और टॉप राइट कॉर्नर में यूजर का नाम, यूजर का रोल और यूजर की डमी इमेज शो हो रही है। यूजर की इमेज और यूजर की एक्स्ट्रा डिटेल हम आगे आने वाले प्रोजेक्ट में अपडेट करना सीखेंगे। अब हम न्यूज़ आर्टिकल पेज को देखते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं न्यूज़ आर्टिकल पेज पर हमारे सभी बैकएंड से आर्टिकल्स लोड हो चुके हैं। हमने हमारी एप्लीकेशन को चेक करने के लिए एक्सेस टोकन का टाइम 15 मिनट एंड रिफ्रेश टोकन का टाइम 1 डे बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है, जिसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हालांकि पूरा कोड टेस्टेड है और वर्किंग कंडीशन में है, फिर भी अगर आपको कहीं कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी इस पूरे ट्यूटोरियल के लिए आपके विचार और लाइक्स का मैं इंतज़ार करूँगा। दोस्तों, मैंने मेरे बुद्धि विवेक से एप्लीकेशन को पूरा समझाने की कोशिश की है, फिर भी किसी पॉइंट पे आपको अगर कोई डिफ़िकल्टी महसूस होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी हेल्प करने में मुझे बेहद खुशी होगी। इस एप्लीकेशन में हमने एक्सियोस का यूज किया था। आने वाले चैप्टर्स और हमारी फुल एप्लीकेशन में हम रिडक्स और आरटीके क्वेरी का यूज करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए सादर प्रणाम।